हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यस यस यस, आ गया, क्लास आ गया। हाँ, और नींद आ रही थी ना, तो मैं चाय पीने, कॉफी पीने गया था। नींद आ रही थी तो मैंने सोचा कि कॉफी पी लेता हूं, है ना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो नींद आ रही थी तो कॉफी पीने गया था। चलिए, आज मोशन इन अ प्लेन, मोशन मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 7 हमको पढ़ना है। और मोशन इन अ प्लेन के लेक्चर नंबर 7 में हम रेनमैन प्रॉब्लम पढ़ेंगे। बहुत अच्छा कंसेप्ट है रेनमैन प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम सिर्फ सर्कुलर मोशन के टाइप पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उसके काइनेमेटिकल पैरामीटर क्या होते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बस इतनी सी बातें पढ़ेंगे। 3 पार्ट में सर्कुलर मोशन डिवाइडेड है, मैंने आपको यहां पे बता दिया ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं आए। पहला है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो मोशन इन अ प्लेन में पढ़ते हैं, जिसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दिस चैप्टर में इतना ही इंक्लूड होता है, दिस चैप्टर इंक्लूड दिस। उसके बाद लॉस ऑफ मोशन में पूरा लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इनर्शिया, कनेक्टेड मोशन, बुल्ली, ब्लॉक सिस्टम, सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद इसके लास्ट में आता है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो कि आएगा किसमें, लॉज ऑफ मोशन में। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बॉल बांध के घूम रहा होगा, डेथ बेल प्रॉब्लम, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और उससे भी अगले चैप्टर वर्क एनर्जी पावर में हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो क्या क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ये बात जो अभी मैं बता रहा था? क्लियर हो गया ये बात जो अभी मैं आपको बता रहा था? अभी मैं बता रहा था, ये बात क्लियर हो गया? तो अब रायता मत फैलाना, कोई भी सवाल सॉल्व मत करना। 3 चैप्टर में अलग अलग सर्कुलर मोशन का इनबिल्ट होता है। ये सवाल है जो मैं लास्ट लेक्चर में कराया था, बहुत सारे बच्चों ने इसमें डाउट पूछे हैं, तो चलो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। क्या है, बोट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोट की ये वेलोसिटी है, सर ठीक है। द वोटर इन द रिवर इज मूविंग विथ वेलोसिटी इतना with respect to ground, then relative velocity of the boat with respect to water is, relative velocity of boat with respect to water is। सिंपल सी एक बात समझना, जब हम बेटा ये लिखते थे velocity of A with respect to B, तो बराबर होता था velocity of A माइनस velocity of B। ये लिखते थे क्या? हाँ। ये velocity of A जो लिखा है किसके रिस्पेक्ट में? सर ये तो नहीं पता ये A की वेलोसिटी है। ये B की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? सर ये तो B की वेलोसिटी है बस। ये एक वेलोसिटी A की किसके रिस्पेक्ट में? सर ये रिस्पेक्ट है B, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। लेकिन ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड रेस्ट में। वो उस ऑब्जेक्ट कितने से भाग रहा है वही रियलिटी देख सकता है। जो रेस्ट में बैठा है वही रियलिटी देखेगा, भागता हुआ आदमी रियलिटी नहीं देखता है। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अच्छा, तो जब हम यहां पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये तो फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी का, जिसका निकालना उसका लिखो, जो ऑब्जर्वर उसकी वेलोसिटी घटा दो, ये करते हैं। हाँ सर। अभी वेलोसिटी ऑफ बोट किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड। रिवर किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड बाय डिफॉल्ट। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी हमको दिया हुआ था, तो ये दिया हुआ है, और रिवर की वेलोसिटी ये दिया हुआ, रख दो, सॉल्व हो जाएगा, खत्म। और उसके बाद एक चीज और मैंने डायरेक्ट भी सिखाया था कि देखो बेटा, ये बोट की जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिख रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या दिखेगा? जब आप जो चल रहे हो दिखेगा, और जिसके ऊपर चल रहे हो उसकी वेलोसिटी ऐड होकर दिखाई देगी। हाँ, तो ये तुम्हारी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिवर और बोट दोनों की ऐड होकर दिखाई दे रही है। तो एक्चुअल में सिर्फ बोट की कितनी रही होगी, रिवर वाली वेलोसिटी घटा दीजिएगा तो सिर्फ बोट का बचेगा। दोनों ऐड करके दिख रहा है, तो थोड़ा तो दिमाग लगा लेता, शर्म कर, सॉरी बोल जितने लोगों ने डाउट पूछा, ये डाउट पूछता है। चलिए ये सवाल देखिए, सवाल बढ़िया है, कंसेप्चुअली पहले इसको पढ़िएगा, फिर इसको अटेम्प्ट करने की हम कोशिश करेंगे। सवाल देखिए, टू पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर r1 बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, r1 बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर, एंड r2 बराबर माइनस 5i कैप माइनस 3j कैप। तो बेटा आपका r1 वेक्टर है 3i कैप प्लस 5j कैप, एंड r2 वेक्टर है माइनस 5i कैप माइनस 3j कैप। ओके, समझ गया। मूविंग विथ वेलोसिटी, पहला ऑब्जेक्ट चल रहा है वेलोसिटी v1 2i कैप प्लस 3j कैप से, दूसरा ऑब्जेक्ट चल रहा है v2 अल्फा i कैप प्लस 7j कैप से। ये दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटी है। इफ दे कोलाइड आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद कोलाइड कर रहे हैं,
देन अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये अल्फा आई कैप, अल्फा की वेलोसिटी क्या होगी अगर वो 2 सेकंड में कोलाइड कर जा रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। देखो सबसे पहले ये समझो कि ये ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में है, हाँ है, मैं सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में सोच के आंसर कर सकता हूं क्या सर, मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में सोचा जाए तो आंसर आएगा कि नहीं। 60 सेकंड का पोल देता हूं, एक बार अटेम्प्ट करो, 60 सेकंड का पोल देता हूं, एक बार अटेम्प्ट करो। कैसे करोगे, देखो R1 कहां है, 3 में, 3 मीटर पे, 3 मीटर आई कैप, यही तो है R1, हाँ सर। R2 कहां है, -5 आई कैप, -5 आई कैप मतलब -5 मीटर आई कैप यहां है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है देख तो सर, 8 मीटर है। अच्छा यही है ना भाई, पहले वाले की वेलोसिटी कितनी है सर, पहले वाले की वेलोसिटी है अल्फा आई कैप, इसकी वेलोसिटी है अल्फा आई कैप, अल्फा आई कैप, और दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी है, दूसरे वाले की नहीं, पहले वाले की 2 आई कैप और दूसरे की अल्फा आई कैप, अच्छा 2 आई कैप, ओके ओके, वेट 2 आई कैप, और इसकी वेलोसिटी मान लो अल्फा आई कैप दी हुई है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहां पे ऑब्जर्वर को बिठा देते हैं, यहां पे कलुआ को बिठा देते हैं, कलुआ को बिठा देते हैं, जैसे ही कलुआ यहां बैठेगा तो ये अपने आप को रेस्ट में मानेगा, हाँ, और कल इसके पास जो 2 आई कैप थी उसको पीछे घुमा के दे देगा, ऐसे दे देगा 2 आई कैप, यहां 2 आई कैप दे देगा, ठीक है, ये अपने आप को रेस्ट में माना। इसको इससे मिलने के लिए कितना चलना पड़ेगा सर, 8 मीटर, कितने वेलोसिटी से, तो इसका अल्फा आई कैप आगे था -2 आई, तो अल्फा -2 ये हो गया आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर स्पीड बाई टाइम, तो स्पीड आपकी कितनी है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस कितनी 8, टाइम हो गया आपका 2, ये कट के आएगा 4, हाँ, ये -2 इधर चला जाएगा, अल्फा बराबर हो गया 6, अल्फा बराबर 6 आ रहा है यार, मेरे हिसाब से 6 आ रहा है, कोई नहीं दे रहा सी आंसर, डी दे रहे थे बच्चे, 15% लोगों ने थर्ड दिया है, 15% ओनली, कुछ गलत कर रहा हूं क्या, छह आ रहा है, 8 मीटर कैसे आया सर, आयुषी ये चप्पल देखी है, यहीं से चला के मारूंगा ना, मुंडी पे लगेगा, मुंडी 4 बार घूमेगा। डाउट पूछना तो डाउट पूछ, सुबह सुबह आके कमेंट में टट्टी मत कर। 8 मीटर कैसे है, ये 3 मीटर पे है और ये -5 मीटर पे है, तो कितने का डिस्टेंस हुआ, 3 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3, -4, -5, तो -5 से 0 5 मीटर और 0 से 3 3 मीटर, 5 3 कितना होता है। डाउट पूछना है तो तरीके से पूछ, साले नशे में पड़ रही हो क्या। और 56% लोगों ने 8 दिया, 8 क्यों दिया मैं बताऊं, क्योंकि सवाल एज इट इज मैंने पिछले साल कराया है, तू नोट खोल के बैठा है, वहां से तूने 8 देखा, आंसर 8 कर दिया, देख तो सही डेटा चेंज कर दिया था मैंने, पिछले साल इसका 8 है क्योंकि मैंने डेटा चेंज कर दिया, यहां पे मैंने 4 कर दिया, और मैं ये जानबूझ के किया कि मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग गोलीबाज है इस बैच में, डैश नहीं होगा इससे सिलेक्शन, डैश नहीं होगा इससे सिलेक्शन, सवाल भी नहीं पर राबी भी कह रहा है सर अल्फा -4 होगा ना, होगा क्यों, क्योंकि मेरे नोट्स में लिखा है सर अल्फा -4, साला आपने अल्फा -4 क्यों नहीं किया, सवाल का डेटा चेंज किया, यहां पे 4 था, मैंने जानबूझ के 2 लिखा है। तो जितने लोग अभी ये पकड़े गए हैं ना 56% लोग, ये सब ढोंगी हैं और ये सब अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, सब अपने आप को क्या बना रहे, बेवकूफ बना रहे, ढोंगी हो साले, तुम ढोंगी हो, बेवकूफ हो, पिछले साल का नोट्स खोल के बैठे हो और वहां से आंसर दे रहे हो तुम, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, इस साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, अगले 4 साल तक नहीं होगा अगर ये काम करोगे तो, अगले 4 साल तक सिलेक्शन नहीं होगा ये काम करोगे तो, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, हमें नहीं बेवकूफ बना पाओगे, घर वाले को नहीं बना पाओगे, अपना समय खराब कर रहे हो। कितने लोगों ने, ईमानदारी से बताना, कितने लोगों ने नोट्स में 4 देख के ये 8 मीटर देख के आंसर टिक कर दिया, तो उससे क्या हो गया भाई, ना तू सवाल सॉल्व कर रहा है, ना तू डेटा देख रहा है, ना तू कंसेप्ट देख रहा है, सीधा हवाबाजी कर रहा है। कितने लोगों ने ये किया है बता ढंग से,
कितने लो? रिपीट प्लीज। क्या रिपीट करूं रे? भाई से रिपीट प्लीज। पढ़ाई लिखाई सारे भाई, रिपीट प्लीज। तो कैसे आ जाएगा 8? नो सर, तो नो सर तो कैसे आ गया 8? बताना जरा, कैसे आ गया 8? ये देख, R1 है 3 आई कैप, 3 आई कैप, R1 क्या है? पोजीशन। तो इसकी पोजीशन है 3 आई कैप, मतलब 3 मीटर पे है ये। पोजीशन मीटर में होगी ना, तो 3 मीटर पे है ये। 3 मीटर है, मान ले पहले की पोजीशन, ए की पोजीशन 3 मीटर है, और बी की पोजीशन -5 आई है, पोजीशन है -5 आई, तो ये होगा -5 मीटर आई कैप, मतलब -5 मीटर पे है बी। तो ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस हुई? ये भी तुमको अकल नहीं है। अरे इसमें से इसको घटा ही ले तो दिख जाएगा, 3 में से -5 को घटा, 8 मीटर आएगी, ये 8 मीटर आ गई। पहले का वेलोसिटी वेक्टर, सिर्फ एक्स एक्सिस का मोशन कंसीडर कर रहा हूं, पहले का वेलोसिटी वेक्टर 2 आई कैप है, तो पहले का वेलोसिटी वेक्टर इधर है 2 आई कैप, प्लस है कि माइनस है? सर प्लस 2 आई कैप दिया है। और दूसरे की अल्फा आई कैप, दूसरे की वेलोसिटी है अल्फा आई कैप। ओनली एक्स एक्सिस इज कंसीडर्ड, ओनली एक्स एक्सिस इज कंसीडर, सिर्फ एक्स एक्सिस कंसीडर किया। तो -5 पे है बी और 3 मीटर पे है ए, तो ए और बी के बीच में 8 मीटर की डिस्टेंस हो गई। हां, अब ए पर ही मैंने ऑब्जर्वर को रख दिया, ए पर ही ऑब्जर्वर को रख दिया। जैसे ही मैंने ए पर ऑब्जर्वर को रखा तो ए अपने आप को रेस्ट में मानेगा। हाँ सर, ये अपने आप को रेस्ट में मानेगा। ये रुक गया, ए के पास क्या था? 2 आई कैप, उल्टा करके इसको दे देगा, पीछे की तरफ दे देगा 2 आई कैप। तो नेट वेलोसिटी बी की ए के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? सर बी की थी अल्फा आई कैप, उसमें से 2 आई कैप घटा दो, तो ये हो जाएगा अल्फा -2, ये वेलोसिटी हो गई। अब ये तो अपने आप को रेस्ट में मान रहा है, ये इस वेलोसिटी से अल्फा -2 से चल रहा है इसकी तरफ। किससे चल रहा है? अल्फा -2 से इसकी तरफ चल रहा है। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू टी लिखोगे। एसिलेशन तो है नहीं कहीं, इसमें कहीं नहीं, एसिलेशन की चर्चा ही नहीं है, हम कैसे समझेंगे? अबे लिखा ही नहीं कहीं एसिलेशन कुछ। तो बता, अगर ए को रोक लिया हमने तो ए के रिस्पेक्ट में बी को कितना डिस्प्लेस करना है? 8 मीटर बराबर वेलोसिटी बी की कितनी है? अल्फा -2। टाइम कितना है? 2 से 8 को काटेंगे 4 बराबर अल्फा -2, -2 उधर चला जाएगा, अल्फा बराबर 6 मीटर। ले सॉरी, अल्फा की वैल्यू 6 आ गई। अब अल्फा क्या है वो देखना पड़ेगा ना, यूनिट कैसे बताऊं? अल्फा वेलोसिटी है। 15% लोग इसको कर पाए बस, और 56% लोग क्यों 8 टिक किए थे? क्यों 8 टिक किए थे? तो क्यों किए थे 8 टिक? कहीं से भी 8 यहां पे नहीं आ रहा, कहीं से नहीं आ रहा 8, फिर भी 8, क्योंकि ये 2 है, 2 अगर उधर जोड़ेगा भी तो 6 आएगा, घटाएगा तो 2 आएगा, 8 का तो अता पता ही कहीं नहीं है, 8 का तो अता पता ही नहीं कहीं, फिर भी 8 आया है आपका। मैं क्या बोलूं आपको, क्या बोलूं? और गाली नहीं दूं तो क्या बोलूं? प्यार से बात करूं क्या? ऐसे कोई काम जीवन में? और ये काम मत कर, पिछले साल का नोट्स लेके बैठा मत कर, बता रहा हूं मैं। और असाइनमेंट का सॉल्यूशन दिया है, और कैसे कैसे डाउट पूछे, तो तुमने मजा आ गया काइनेमेटिक्स के सवाल करके, और इंस्ट्रूमेंट के मेन 60 सवाल में से मोशन के, काइनेमेटिक्स के 20-30 सवाल बहुत अच्छे थे, और मैंने सारे सवाल आपके क्लब करके दे दिए थे सीधा, मैंने देखे भी नहीं थे, और उसका वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके मैंने आपको दे दिया। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप गधे हैं, आप असाइनमेंट लीजिए, सॉल्व करिए, उसमें से 20 क्वेश्चन भी सॉल्व होता अच्छी बात है, 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के सीख लीजिए। अच्छे सवाल है, उसको करना चाहिए आपको, ठीक है? ठीक है, उसको कर लीजिए। चलिए इधर देखिए, रेन मैन प्रॉब्लम पे आते हैं। रेन मैन प्रॉब्लम जैसे ही बच्चा सुनता है ना, उसकी हलक में खून सूख जाता है। रेन मैन ही तो समझ नहीं आता है बेटा। प्रॉब्लम रेन मैन में नहीं है, प्रॉब्लम है रिलेटिव वेलोसिटी में। प्रॉब्लम रिलेटिव वेलोसिटी में भी नहीं है, प्रॉब्लम है वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने में। वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आई जे के कैप को विजुअलाइज करने में, वही तुमको समझ नहीं आता। आई कैप, जे कैप, के कैप कैसे विजुअलाइज करते हैं? अरे आई कैप मतलब इधर, जे कैप मतलब इधर। अगर कोई वेक्टर आई प्लस जे में है तो बीच में होगा, माइनस आई जे में है तो माइनस आई जे, माइनस आई जे, माइनस आई इधर, और जे इधर, इधर आएगा। माइनस आई माइनस जे में है तो इधर आएगा।
प्लस आई माइनस जे में है तो इधर आएगा। इतना समझ गए क्या? तो रेनमैन प्रॉब्लम दौड़ के तुम्हारे पास आएगा कि हम तुमको समझ जाएंगे। इधर देख, ये है रेन, नीचे गिर रही है सीधा, वर्टिकल डाउनवर्ड है। हाँ सर वर्टिकल डाउन है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। ये आदमी अगर रेस्ट में खड़ा है, क्या है रेस्ट में, और चाहता है कि मैं पानी में ना भीगूं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको छाता को ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ये छाता है मान लीजिए, ये छाता है मान लीजिए, इस छाता को ऐसे पकड़ना पड़ेगा वर्टिकल ऐसे, ताकि ये नीचे गिरने वाले रेन से सीधा सीधा बच सके। यहां पे मैन क्या है? रेस्ट में। अगर आपका ये मैन v वेलोसिटी से आगे चलता हुआ जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है vm आई कैप, और रेन कहां गिर रही है? नीचे, तो बाय डिफॉल्ट आपको माइनस वी जे कैप जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ दिया। अब इसको छाता किधर लगाना चाहिए, कितने एंगल पे लगाना चाहिए, ये हमें समझना है। तो जब आदमी इधर भाग रहा है, आगे भाग रहा है, तो आदमी अपने आप को ऑब्जर्वर मान के रेस्ट में समझ के रेन को देखेगा। हाँ, तो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी तो ये थी माइनस वी आर जे कैप। हाँ सर, ये रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है। क्या जो भी ऑब्जर्वर होता है जिसको छाता लगाना है, वो अपने आप को रेस्ट में मान के अपनी वेलोसिटी उल्टा करके रेन को दे देगा। हाँ, वेलोसिटी वेक्टर सब्ट्रैक्शन से भी तो यही आएगा, वी एम आई कैप, चाहो माइनस लगा दो इधर। ठीक है, तो ये एक्चुअल वेलोसिटी रेन की हो गई। इन दोनों को ऐड करके नेट वेलोसिटी रेन की इधर दिखाई देगी। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। आदमी को छाता किधर लगाना पड़ेगा? आदमी को छाता एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ऐसे छाता लगाना पड़ेगा, मतलब इस डायरेक्शन में आप अम्ब्रेला को होल्ड करोगे। हाँ, तो वर्टिकल से कितने एंगल पे हो गया? वर्टिकल से ये होगा थीटा एंगल पे, ये थीटा है तो वर्टिकल से ये भी थीटा होगा, यही लाइन तो जा रहा है सीधा। हाँ, ये थीटा निकाल दो। सर ये जो रिजल्टेंट बना है ना, वो इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी से मिलके बना। इसको आप नीचे भी शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो ऐसे टैन थीटा क्या हो जाएगा? तो टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा बेस वी एम बटा वी आर। ये लिखो ना परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बेस, यही तो थीटा होगा। हाँ, तो माइनस माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड से एंगल निकलता है। तो थीटा बराबर टैन इनवर्स वी एम बाई वी आर, डायरेक्शन in which man have to hold his umbrella, hold his umbrella। बोलो है ये कि नहीं है? अच्छा, ये एंगल हम कितनी बार निकाले हैं अभी तक? सर बहुत बार निकाले। ये तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने कितनी बार किया है। तो ये अगर तुम समझ गया तो पूरा रेन मैन प्रॉब्लम खत्म हो गया यहीं पे। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या लिखा आपने? सर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन लिखा। ओके सर, अब इसका अगर मुझे दिख रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन जे कैप में, तो क्या मैं लिखूंगा माइनस वी आर जे कैप, जो भी वैल्यू होगी, और मैन हमें दिख रहा है वी एम, ये रहा, तो लिखेंगे माइनस वी एम आई कैप। तो मैग्नीट्यूड इसका निकालोगे तो वेक्टर सम करके मैग्नीट्यूड निकालना बस। तो मैं यही कह रहा हूं कि आई कैप जे कैप के टर्म में लिख के इसका मैग्नीट्यूड यहां से निकाल सकते हो। तो रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन से निकल जाएगा, और डायरेक्शन यहां पे ट्रायंगल बना के निकल जाएगा। डायरेक्शन यहां पे ट्रायंगल बना के निकल जाएगा। थ्योरी के नाम पे बस इतना है, थ्योरी के नाम पे बस इतना है। ठीक है, थ्योरी के नाम पे बस इतना है। हाँ, क्या है? ट्रू कॉलर पर आपका नंबर मिल गया। ठीक है, नंबर मिल गया तो गलती से कॉल मत कर देना, तुरंत ब्लॉक कर दूंगा, है ना? तुरंत ब्लॉक कर दूंगा, तुरंत प्रभाव से। ठीक, तो अगर ब्लॉक करवाना है तो कर लेना कॉल। एक सिंगल रिंग अगर तूने किया ना उस नंबर पे, सिंगल या मैसेज की ना, ब्लॉक कर दूंगा और पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा कि मेंटल हरासमेंट का केस कर दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। गलती से कहीं कभी भी तेरे पास अगर नंबर कहीं आ जाए गलती से, तो संभाल के रखना, किसी मुसीबत में जरूर काम आऊंगा। लेकिन अगर रैंडम कॉल कर दिया चेक करने के लिए या परेशान करने के लिए, उसी समय ब्लॉक करूंगा और थाने में जाके केस कर दूंगा मेंटल हरासमेंट का। मैं कैसे एक इंसान, कैसे मैं झेल पाऊंगा यार अननोन रोज 10,000 कॉल? मैं पढ़ा तो पाऊंगा नहीं फिर। 10,000 तो मिनिमम नंबर है जिसमें तुम कॉल कर सकते हो, 10,000। अबे 24 घंटे में 10,000 कॉल कैसे अटेंड करूंगा? मैं कॉल सेंटर थोड़ी ना हूं कि कॉल सेंटर बनाऊंगा एक। उसी समय ब्लॉक करूंगा, पुलिस में जाके केस कर दूंगा कि मुझे मेंटल हरास किया, ये मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैं पागल हो जाऊंगा इसकी वजह से। केस कर दूंगा, जेल चला जाएगा फ्री फायर में,
फ्री फायर में जेल चला जाएगा। तो अगर गलती से नंबर आ गया होगा, कहीं से भी मिल जाए गलती से, तो संभाल के रखना, किसी बड़े मुसीबत में, किसी अर्जेंट चीज में जरूर काम आऊंगा, ठीक है। और एक और मैं बात बता दूं, 10 कॉल आते हैं उसमें से 8 फर्जी होते हैं, मैंने वेरीफाई करके देख लिया। तो फर्जीपना मेरे से मत करना, तो घर में घुस के मारूंगा, ठीक है, याद रखना। रिजल्ट के समय कॉल करना, रिजल्ट के समय कॉल करना, रिजल्ट बताने के लिए कॉल करना। सर डाउट भी पूछेंगे, डाउट ऐप में पूछने के लिए दिया हुआ है, यहां पे डाउट में नहीं बता पाऊंगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं 10,000 बच्चों को डाउट बताऊं एक एक करके। यहां डाउट पूछा है, यहां पे डाउट पूछिए, ठीक है। मैं FIR कर दूंगा, करके देख ले, ना विश्वास हो तो FIR नहीं कर दिया तो, और ब्लॉक तो तुरंत कर दूंगा। तो कभी किसी सच में बहुत बड़े मुसीबत में होंगे तो जरूर कॉल करना, काम आऊंगा। मजे लेने के लिए मत करना, वेरीफाई करने के लिए मत करना, हेलो बोलने के लिए मत करना, गुड मॉर्निंग बोलने के लिए मत करना, कभी भी मत करना। रखना, अगर कहीं से नंबर आ जाए मेरा, कहीं से भी मिल जाए, कभी भी मिल जाए तो रखना नंबर, मुसीबत में काम आऊंगा। रिजल्ट बताना उस दिन, बीच में नहीं। फ्री फायर में FIR कर दूंगा और जेल करवा दूंगा तुम्हें, हाँ ठीक है, हाँ जेल करा दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूं, कॉल करके देख लेना। चलो सवाल करते, ठीक है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकली मतलब, अच्छा ये नहीं लिखा है कि, अच्छा फॉलिंग मतलब गिर रहा है वर्टिकली, तो पता ही चल गया कि नीचे की तरफ। फॉलिंग मतलब नीचे की तरफ होता है ना, राइजिंग मतलब ऊपर की तरफ होता है। तो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। कितने लोगों को यह पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ रेन -30 J कैप है? बता, कितने लोगों को यह पता चल गया -30 होगा? क्योंकि फॉलिंग तो डाउनवर्ड रेन, तो पानी नीचे गिरेगी, ऐसा तो नहीं कि नीचे से वर्षा ऊपर हो रही है, वर्षा तो नीचे होगी, वर्षा तो नीचे होगी, ठीक है सर, ठीक है। A woman rides a bicycle with a speed 10 meter per second in the north to south. In the north to south direction. ये क्या लिखा है? A woman rides a bicycle with a speed इतना मीटर पर in north. यार क्या ये? From north to south direction हो सकता है, in north लिख देता हूं डायरेक्ट, एक कुछ गलत लिखा है, in north direction, इतना सही है, in north direction। तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मैन क्या है, साइकिल राइड कर रहा है, इन नॉर्थ। तो ऐसे समझ, ये I कैप, ये J कैप, ये -J कैप, और मान ले कि इसको मैं नॉर्थ मान लेता हूं। तो इसको नॉर्थ कैसे मान लूंगा? मैं मान रहा हूं उसको नॉर्थ, तो तेरा क्या जा रहा है? ये वर्टिकली अप है, इसको मैं वर्टिकल अप मानता हूं, तो वर्टिकल अप ऐसे हो गया, वर्टिकल अप, इसको मैंने J मान लिया, और इसको नॉर्थ मान लेता हूं, मेरी मर्जी, इसको मैं साउथ मानूंगा फिर। अच्छा सर, इसको आप नॉर्थ मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई को मैं नॉर्थ मान रहा हूं, आई को मैं नॉर्थ मान रहा हूं, तो वेलोसिटी ऑफ ओमेन क्या हो जाएगा? 10I कैप। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ओमेन बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ओमेन। वेलोसिटी ऑफ रेन बोलो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन है -30 J कैप माइनस 10I कैप। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? अगर इसमें तुम रिप्रेजेंट करोगे, इसमें तुम रिप्रेजेंट करोगे, तो -30 J कैप मतलब ये इस तरफ 30 और इस तरफ आपका 10, तो ये रिजल्टेंट आएगा। हाँ सर, ये रिजल्टेंट आएगा। ये रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा सर? थीटा। tan थीटा क्या लिखोगे सर? परपेंडिकुलर 10 बटा बेस 30, ये कट जाएगा 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 1/3 इन साउथ। मतलब भाई नॉर्थ की तरफ वो भागेगा, तो वेलोसिटी उल्टा करके देखा, तो इस तरफ तुम्हें छाता लगाना ना, ऐसे छाता लगाना है, ऐसे छाता लगाना है, तो नहीं थीटा फ्रॉम वर्टिकल इतना लिख सकते हैं, फ्रॉम वर्टिकल ऐसे डायरेक्ट लिख दो, फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से इतना एंगल, बस इतना ही पूछेगा तुमसे, बस बस इतना, फ्रॉम वर्टिकल, बस फ्रॉम वर्टिकल लिख दो, इनफ है। और छाता कभी उल्टा ऐसे नहीं लगाते, छाता इधर लगाएंगे ना रे, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ही आएगा, बस छाता तो ऐसे लगाएगा ना रे भाई, बस इतना बहुत है।
बस इतना बहुत है, इतना आ गया। वर्टिकल से कितना एंगल है, बस वर्टिकल से कितना एंगल है, बस। मैन इज एट रेस्ट, मैन इज एट रेस्ट एंड फाइंडिंग रेन फॉलिंग विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। अब ये आदमी जब रेस्ट में था, ये आदमी जब रेस्ट में है, तो रेन सीधा डाउनवर्ड गिर रहा है कि वर्टिकल से किसी एंगल पे गिर रहा है, समझो यहां पे। मैन इज एट रेस्ट, मैन रेस्ट में है, मैन इज एट रेस्ट एंड फाइंड रेन इज फॉलिंग विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। मतलब ये वर्टिकल लाइन से रेन जो तुम्हारा ऐसे गिर रहा था, कुछ ऐसे गिर रहा था कुछ, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है एट एन एंगल 37 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत? सर वर्टिकली ऐसे कि वर्टिकली ऐसे, कहीं भी मान लो, एक केस मान लो, क्योंकि क्लियर नहीं बोला है कि वर्टिकली आगे कि वर्टिकली पीछे, तो मान लो कि वर्टिकल से 37 डिग्री पे। नाउ मैन स्टार्ट्स मूविंग विथ स्पीड वीएम। अब ये जो आदमी है, ये केस 1 है, सिचुएशन 1 है। अब ये जो आदमी है वो चलने लगा वीएम से, वो वीएम से चलने लगा। ही फाइंड्स वीएम, देन फाइंड वीएम सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब भागते हुए आदमी को ऐसा लग रहा, भागते हुए आदमी खुद के रिस्पेक्ट में जब देख रहा तो उसको लग रहा कि नहीं, रेन तो नीचे गिर रही है। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली डाउनवर्ड इसको विजुअलाइज हो रहा है जब ये आदमी भाग रहा था वीएम से। ऐसा हो सकता है क्या? तो रिलेटिव मोशन में ऐसे बहुत सारे, रिलेटिव मोशन में ऐसे बहुत सारे, मैंने एक एग्जांपल कराए थे स्पेशल, कि आदमी को क्यों दिखता है कि कोई चीज उसके परपेंडिकुलर चल रहा है, जब उसके पैरेलल वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो जब ये आदमी रेस्ट में था तो रेन टेढ़ा गिर रहा है। अगर इस रेन का मैं कंपोनेंट लूं तो इधर होगा वीआर कॉस 37 और आगे होगा वीआर साइन 37। रेन पहले ही हवा के वजह से या किसी कारण से टेढ़ा गिर रहा है, ऐसे रेन ऐसे गिर रहा। आदमी खड़ा होकर देख रहा तो रेन ऐसे गिर रहा है, तो छाता ऐसे लगाएगा ना, क्योंकि रेन ऐसे गिर रहा था, छाता ऐसे लगाएगा। जब रेस्ट में है तो रेन टेढ़ा गिर रहा है। इस टेढ़े रेन का दो कंपोनेंट होगा, एक सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड, एक हॉरिजॉन्टल। तो रेन इस वेलोसिटी से आगे चल रहा, हां, उतनी वेलोसिटी से मैन आगे चल जाए तो सर तो गजब ही हो जाए। ये वेलोसिटी ऑफ रेन का वर्टिकल कंपोनेंट वीआर कॉस 37 है, वीआर कॉस 37 है, और रेन का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वीआर साइन 37 था। हां, अगर आदमी के आगे वेलोसिटी जितनी है उतनी रेन की आगे वेलोसिटी हो जाए, वीआर साइन 37 बराबर हो जाए तेरा वीएम, बराबर हो जाए तेरा वीएम, then rain appears to falling downward, appears to falling downward, rain appears to falling downward। तो उसको रेन सीधा नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जितनी इसकी वेलोसिटी है इसके रिस्पेक्ट में, इसको ऑब्जर्वर मान के देखोगे तो अपनी वेलोसिटी उल्टा इसमें चिपका देगा। हाँ सर, ये वीएम चिपक जाएगा, ये वीएम और ये जब एक दूसरे को कैंसल कर देगा तो सीधा रेन नीचे गिरते हुए दिखेगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, रेन की जो वर्टिकल कंपोनेंट थी वही वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बन जाएगा, और मैन की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वो उल्टा करके इसको दोगे तो ये इससे कैंसिल कर देगा। तो जब ये इससे कैंसिल हो तभी ये नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। तो आपसे क्या पूछा? वी आर एम बटा वी आर। अच्छा रुको रुको रुको, appears to falling downward with respect to moving man, तो find vm, vm पूछा तो vm क्या हो जाएगा? vm हो जाएगा आपका vr sin 37 होता है 3/5 ही हो जाएगा। और दूसरा क्या पूछा था आपसे? vrm बटा vr। तो देखो vrm है ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बटा vr। ये इक्वेशन से सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा cos 37 डिग्री, 37 डिग्री बराबर वी आर एम बटा वी आर। कॉस 37 हो जाएगा 4/5, 4/5 वी आर एम बटा वी आर। वी आर एम बटा वी आर की वैल्यू आएगी 4/5। नहीं समझे? देखो बेटा, वी आर खुद टेढ़ा था, उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और जो वर्टिकल है वही तो इसके रिस्पेक्ट में दिख रहा है। ये जब रेस्ट में आ गया तो अपनी वेलोसिटी उल्टा करके दे दिया, ये कैंसल हो जाएगा तो इसको सिर्फ नीचे वाली वेलोसिटी दिखेगी रेन की, और जो नीचे वाली वेलोसिटी दिखेगी वही तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसको बराबर कर दो, वीआर को नीचे ले आओ, ये तुम्हारा 4/5 आंसर आ जाएगा। अब इसमें कोई डाउट है तो जरूर पूछो, इसमें कोई डाउट है तो जरूर पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। मैन इज एट रेस्ट, फाइंड रेन इज फॉलिंग विद। अच्छा, ये वीआर भी 50 तुमको दिया हुआ है। ओ हो, अरे तब तो कोई टेंशन ही नहीं। ये 50 दिया हो तो 50 रख दे तो 30 आ जाएगा। 50 गुना 3/5, ठीक है, मेरा नजर नहीं गया था उस पर। 30 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा, तेरा नजर चला गया था। वेरी गुड।
ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछ इसमें। अच्छा, ये सवाल ईमानदारी से बताना, कितने लोगों को ये सवाल पुराना सवाल लगा जो मैंने कराया था, ऐसे वाला पैरेट वाला? पैरेट इधर जा रहा है, आदमी इधर चल रहा है, पैरेट की वेलोसिटी जितनी एक्स में थी, वेलोसिटी ऑफ पैरेट जितनी एक्स में थी उतनी मैन की एक्स में थी, तो ये और ये रिलेटिवली कैंसिल हो गए, तो इस आदमी को पैरेट ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, वो सवाल। दूसरा, ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, लेकिन बी ने जब ए को देखा तो ए सीधा इस लाइन पे चलता हुआ दिखाई दिया। कब? ए की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और बी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर हो गई, इसलिए बी को ए इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दिया। कि 3 सवाल पहले ही मैं करा चुका था आपको। हाँ, रेनमैन का ये फेवरेट क्वेश्चन है जो पहले ही आप कर चुके हो। ईमानदारी से बता रहा हूं, एक अच्छा बच्चा यही कहेगा कि सर ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एक ही सवाल क्यों करा रहे हो। और एक घामर और तुम जैसा बच्चा कहेगा सर ये क्या है, समझ नहीं आ रहा है। देख रहे हो फर्क? एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार करा रहे हो सर, वो तो वही हो चुका है सर, हो गया ये तो। अच्छा बच्चा कहेगा। और तुम जैसा गधा घामर बच्चा कहेगा सर ये क्या करा रहे हो सर, ये क्या है सर, ये कैसे होगा सर, ये है क्या। बता। देखो, अच्छा ये क्या है? कमीना, कमीमा, काम तो कमीना जैसा ही है। कब कराया पैरेट वाला बताओ यार। बेटा ये 3 साल पहले मैंने कराया था एक बार, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 3 साल पहले तुमने किया होगा, मान के चल रहा हूं। नाउ नोट में कंसीडर कैसे आ रहा है? बिल्कुल सही है। 3 साल पहले एक बार कराया था मैंने कभी, तो मैं मान के चल रहा हूं कि वो तुम कर लिए होगे। नहीं, वो मान लेते कभी कभी, उसमें क्या है, मानने में क्या जाता है, और क्या, मान लो यार। 3 साल पहले कराया था मैंने, तो मैं मान के चल रहा हूं कि तुमने किया होगा ना। देखो, ऐसे एक कार है, कार चल रही है, वेलोसिटी ऑफ कार इज 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेलोसिटी ऑफ रेन इज 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन फाइंड एंगल at which rain is falling on car from वर्टिकल से कितने डिग्री पर एंगल, कितने डिग्री एंगल पे कार पे गिर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। निकालो, क्या करोगे? तो देखो भाई, ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, एकदम हल्के सवाल होते हैं, ठीक है। ये कार से चल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर, रेन सीधा नीचे गिर रही है, हाँ सर रेन सीधा नीचे गिर रही है, ठीक है, रेन सीधा नीचे गिर रही है, और ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, इसको ऑब्जर्वर मान लो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको ऑब्जर्वर मान लो, ठीक है सर, इसको हमने ऑब्जर्वर मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, ऑब्जर्वर मान लिया। इसको जब ऑब्जर्वर मान लिया तो ये अपने आप को रेस्ट में देखेगा, और ये वाली जो वेलोसिटी है एज इट इज रेन के पास रहेगी, ट्रक की उल्टी होके कार की इसमें ऐड हो जाएगी, जो भी है। अब रेन जो है वो इन दोनों को ऐड करके इस डायरेक्शन में गिरता हुआ दिखाई देगा, तो वर्टिकल से कितना एंगल होगा, थीटा, ये निकालना है। तो tan थीटा करके आप निकाल सकते हैं, tan थीटा करके आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी ऑफ कार, ये इसको नीचे शिफ्ट करोगे तो अब ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, थीटा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू VC बटा VR। बहुत आसान है, बहुत आसान है, VC बटा VR, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा VC बटा VR। VC क्या है सर? VC 18 एंड VR कितना है 9, तो 2 आ रहा होगा कई लोगों का। और जितने लोगों का ये 2 आ रहा है, जितने लोगों का 2 आ रहा है, या tan इनवर्स 1/2 आ रहा है, 1 लेग स्टैंड फॉर नेक्स्ट 5 मिनट, 1 लेग स्टैंड फॉर नेक्स्ट 5 मिनट, 5 मिनट तक एक पैर पे खड़े रहेंगे। जितने लोगों का tan इनवर्स 2 या 2 के टर्म्स में आंसर आया है, जितने लोग आए 1 लेग स्टैंड फॉर नेक्स्ट 5 मिनट, जिनका आंसर ये आया है, जिनका आंसर ये आया है। क्यों भाई? भाई मेरे ये 18 किलोमीटर पर आवर है, जब इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 18 को 5 बटा 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से 18 कट जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड आएगा। तो एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ कार तो 5 मीटर पर सेकंड है,
अरे यार, तो tan थीटा यहां से लिखोगे, tan थीटा लिखोगे 5 बटा वेलोसिटी ऑफ रेन क्या 9, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/9। और चलो एक चीज तो ठीक है कि tan इनवर्स 2 जिनका आ रहा था उनका तो चलो एक बार को मैं मान लू, tan इनवर्स 1/2 कैसे ला रहा था कोई भी? 5/9, 5/9, 5/9, हाँ बिल्कुल 5/9, ये 1/2 कैसे ला रहा था? ये देख थीटा है तो वर्टिकल से कितने एंगल पे टकरा, वर्टिकल से एंगल पूछे, वर्टिकल। यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कम से कम मुंह नाक कान खोल के तो देख, भले ही भैंसा जैसा आंख कान नाक बैगन जैसा शकल है, लेकिन उसको खोल के देख, बंद क्यों करता है? खोल के तो देख मुंह नाक कान। चलिए ये सवाल देख, मान ले एक ऑब्जेक्ट है जो v से चल रहा है और b एक ऑब्जेक्ट है जो v से चल रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है d, बता कितने टाइम में दोनों कोलाइड कर जाएंगे? तो टाइम बराबर, अगर इसको रेस्ट में मान लोगे तो इसकी वेलोसिटी v जो पीछे है उल्टा करके इसको दे दोगे तो नेट वेलोसिटी कितनी हुई 2v, तो d डिवाइडेड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड 2v, क्या इतने देर बाद मिल जाएंगे? नहीं समझ में आए क्या? आसान है ये तो, ठीक है। मान कि 2 नहीं 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, ए बी को पसंद करता है और उसके तरफ भाग रहा है उससे मिलने के लिए, बी यहां है, बी सी को पसंद कर रहा है और उसकी तरफ भाग रहा है उससे मिलने के लिए, लगातार उसके तरफ ही भागेगा उससे मिलने के लिए, और सी ए को पसंद कर रहा है और उसकी तरफ भाग रहा है वी से मिलने के लिए, ठीक है। ऐसे सवाल देखे होंगे आपने, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां लिख देता हूं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। स्पेलिंग में गलत लिखता हूं और आपसे नहीं, बचपन से मैं गलत लिखता हूं, बचपन में मैं लिखता ही नहीं था, इसलिए मैं जब से पढ़ा रहा हूं 10 साल से मैं गलत ही इंग्लिश लिखता हूं, तो यू शुड बी कंफर्टेबल विथ रॉन्ग इंग्लिश, एंड आई डोंट केयर। और जो ज्यादा बोलता है ना उसकी 5,000 रुपए सालाना में नौकरी लगवा देता हूं कॉल सेंटर में, ठीक है ना। तो मैं स्पेलिंग गलत लिखता हूं और मैं लिखूंगा, मैं नहीं सीखूंगा, ठीक है, मैं नहीं सीखूंगा, मैं गलत ही लिखूंगा, समझ गया? हाँ एटीट्यूड है ये, गलत ही लिखूंगा। ठीक है, सर मैंने आपका नंबर सेव कर लिया लेकिन कॉल नहीं करूंगा, ब्लॉक हो गया तो फायदा भी नहीं अब करने का, कोई फायदा ही नहीं था, अब तो ब्लॉक हो गया, अब कर भी नहीं पाएगा कभी। कितने खराब बच्चे होते हैं। तुम्हें लगता है इस दुनिया में अच्छा बन के जी सकता है कोई? ब्लॉक हो गया, कोई फायदा नहीं का, फोन को फेंक दूंगा मैं, साला फोन फोड़ दूंगा, 150 मैसेज पड़े हैं अभी अभी के, फोन फोड़ दूंगा मैं, फोन ही खराब कर दूं, सिम तो छोड़, पागल बना देते हुए आते। एक तो अभी जो इसने कांड किया ना उसको मैं देखता हूं, नशे में काम किया है, मैं फोन फेंक दूंगा, तोड़ दूंगा, देखना। तुम्हें लगता है कि तूने सिर्फ मैसेज किया, 150 मैसेज पर है, छोड़ दो सर। हाँ वो समझ नहीं आ रहा ना, कोई फायदा नहीं बेटा, मैं ब्लॉक कर दूंगा सबको, 5,000 मैसेज देगा तो ही ब्लॉक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ब्लॉक होना है तो भेज दो। देख इधर, तो ये गाना ही ये सवाल है, क्यों? क्योंकि हो क्या रहा है कि ए इज मूविंग डायरेक्टली एमिंग टू बी,
ए लगातार बी को देख रहा है, ए लगातार किसको देख रहा है, बी को देख रहा है। ए लगातार बी को देख के चल रहा है, जब बी चला तो सी को देख के चल रहा है, और सी लगातार ए को देख के चल रहा है। तो जब बी यहां पे पहुंचेगा ना, तो ए जस्ट उसको एम करके देख रहा है, तो ऐसे देखेगा, और जब सी यहां पहुंचा तो बी इसको ऐसे देखेगा, जब ए यहां पहुंचा तो सी ऐसे चलेगा। तो कुछ इस डायरेक्शन में, जब बी यहां पहुंचा तो ये इस तरफ देखेगा, बी यहां पहुंचा तो ए इसकी तरफ चलेगा, फिर बी यहां पहुंचा तो ये इसकी तरफ चलेगा, सी ए को देख के चल रहा है, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, और ये कुछ इस तरीके से इस पाथ पर यहां आके मिलेंगे। समझ रहे हो? तो ए को सी से कोई मतलब नहीं, वो लगातार बी को देख के चल रहा है, बी लगातार सी को देख के चल रहा है, और सी लगातार ए को देख के चल रहा है। सी लगातार किसको देख के चल रहा है, ए को देख के चल रहा है। तो सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के चल रहे हैं, एक दूसरे को देख के चल रहे हैं। समझ गए क्या आप? क्या कर रहे हैं? सब एक दूसरे को देख के चल रहे हैं। सब एक दूसरे को देख के चल रहे हैं, तो ये कितनी देर बाद मिलेंगे? तो कुछ इस तरह का पाथ होगा। लेकिन अगर आप ग्राउंड में बैठ के इंडिविजुअली पाथ देखोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। तो इसके लिए आसान काम क्या है, इसके लिए आसान काम क्या है कि आप एक काम करिए, आप एक काम करिए कि आप बी पर बैठ जाइए। किस पर बैठ जाइए? बी पर बैठ जाइए, बी पर बैठ जाइए, बी पर बैठ जाइए, बी के सर पे बैठ जाइए। चले भाई बी के सर पे बैठ जाते हैं, बी के सर पे बैठ जाते हैं। तो जैसे आप बी के सर पे बैठे, बी के सर पे बैठे, कहां बैठे? बी के सर पे बैठे। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? सर डी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है। सर ठीक है, डी है। अभी ए की वेलोसिटी कितनी थी? सर ए की वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 0 पे, मैं टी इज इक्वल टू 0 का फोटो बना रहा हूं, स्टार्टिंग का फोटो बना रहा हूं। तो ए की वेलोसिटी टी इज इक्वल टू 0 पे कितनी थी? सर इस तरफ एकदम बी की तरफ थी v, और b की वेलोसिटी कितनी थी? b की तो c की तरफ थी v। ये एंगल 60 डिग्री है, तो v का कंपोनेंट इधर आएगा एक v cos 60, और इधर जाएगा v sin 60। मैं t इज इक्वल टू 0 का फोटो बना रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं t इज इक्वल टू 0 का फोटो बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। t इज इक्वल टू 0 का फोटो बना रहा हूं, ध्यान से देखना। t इज इक्वल टू 0 का फोटो बना रहा हूं, ध्यान से देखना। सिर्फ t इज इक्वल टू 0 का फोटो बना रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, t इज इक्वल टू 0 का फोटो बना रहा हूं, t इज इक्वल टू 0 पे फोटो बना रहा हूं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, b यहां पे बैठा हुआ है। अब t इज इक्वल टू 0 पे b जब a को देखेगा, b क्या होगा? जब a को देखेगा तो इन अपनी वेलोसिटी उल्टा करके इसको देगा। हाँ, तो ये जो v cos थीटा उल्टा करके इसमें चिपकाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? v cos थीटा। हाँ सर, ओनली मोशन कंसीडर्ड ओनली एक्स एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस में मोशन कंसीडर करूं, सिर्फ एक्स एक्सिस में मोशन कंसीडर करूं, सिर्फ एक्स एक्सिस में, तो सिर्फ एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है v cos थीटा का कंपोनेंट हो जाएगा v/2, क्योंकि cos 60 होता है हाफ, क्योंकि cos 60 क्या होता है बेटा? हाफ। तो v और v/2 ऐड होके कितना हो जाएगा? 3v/2। तो ठीक है, अभी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? d, और b को मैंने ऑब्जर्वर मान लिया, ऑब्जर्वर मान लिया, तो ये अपने आप को रेस्ट में एज्यूम करेगा। हाँ सर, रेस्ट में एज्यूम करेगा, और फाइनली ये सेंटर पे मिलेंगे, यहां जाके कहीं मिलेंगे। जब ये दोनों a और b मिल गए, तो b तो अपने आप को रेस्ट में मान रहा था और दोनों मिल गए। पहले दोनों के बीच में x एक्सिस में कितनी डिस्टेंस थी? सर दोनों के बीच में x एक्सिस में d डिस्टेंस था। अब दोनों के बीच में x एक्सिस में कितनी डिस्टेंस है? सर 0 डिस्टेंस है।
एक्स एक्सिस में इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं, ये एकदम बीच में मिले हुए हैं। अच्छा सर, अभी इन दोनों के बीच में एक्स एक्सिस में कितने डिस्टेंस है? सर डी है। अभी इन दोनों के बीच में एक्स एक्सिस में कितने डिस्टेंस? सर चिपक गए तो डिस्टेंस ही नहीं है। तो टोटल एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ा रिलेटिवली? सर डी डिस्टेंस। और एक्स एक्सिस में कितनी वेलोसिटी से चल रहे थे? क्योंकि हमेशा ये इसकी तरफ v प्लस वी बाई टू से चलेगा, तो v प्लस वी बाई टू, ये आ जाएगा तेरा टाइम। तो टाइम बराबर आ गया d डिवाइडेड बाई 3v बाई टू, 3v बाई टू, 2d बाई 3v तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सही लिख रहा हूं? हाँ, v प्लस वी बाई टू, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सर y एक्सिस का क्या हुआ? y एक्सिस में मुझे समझना ही नहीं, मैं 2d में क्यों सोचूं? हमें तो पता है ना कि एक दूसरे के तरफ देख के लगातार चल रहे हैं, तो जब ये सेंटर पे मिलेंगे, यहां पर मिलेंगे, तो ये a और b एक ही जगह पे। हां, अभी इनके बीच में x में सेपरेशन कितना था? तो x में सेपरेशन था इनके बीच का d, और x एक्सिस में रिलेटिव वेलोसिटी थी इनकी v प्लस वी बाई टू, ये तो y की रिलेटिव वेलोसिटी होगा। y में कितना चला? y में भी तो चला होगा, देखो ना, अभी इनके बीच y में कितना सेपरेशन है? 0। अब यहां पे y में कितना सेपरेशन? 0। तो रिलेटिव वेलोसिटी y में इनका क्या हो जाएगा? नेट 0 हो जाएगा। तो मुझे x के बारे में सोचना है। चलो मैं तुम्हें थोड़ा और समझाता हूं। देखो होगा क्या कि ये ट्रायंगल है, एकदम धीरे धीरे समझाता हूं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये ट्रायंगल है, यहां पे a है, a ने b को देखा और b की तरफ v वेलोसिटी से भागा, b ने c को देखा, c की तरफ v वेलोसिटी से भागा, c ने a को देखा और a की तरफ v वेलोसिटी से भागा। चलिए सर ठीक है, समझ में आ गया। अब जब a यहां पर होगा, a कहीं यहां पर होगा, तो b तो यहां होगा, तो a की वेलोसिटी x एक्सिस की तरफ होगी कि b की तरफ होगी? सर इधर होगी, इसकी लाइन में, इस लाइन में, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, इस लाइन में होगा सर, यहां पे एम कर रहा होगा। और ये b किसको एम करेगा? c को। c यहां पे है तो ये इधर एम करेगा थोड़ा सा। और c किसको एम करेगा? c एम करेगा सर a को, तो c यहां पर जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, थोड़ा ऐसे चल रहा होगा थोड़ा। इन सब को मिलाओ, एक ट्रायंगल तुमको बनता हुआ दिखाई देगा। देखो एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा ऐसे, एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा ऐसे। ये ट्रायंगल है कि नहीं है? हाँ, पहले d डिस्टेंस है इस ट्रायंगल में, अब इसके बीच में यहां देखो, ये कहीं यहां है, ये कहीं यहां है, ये कहीं यहां है, ऐसे ट्रायंगल बनेगा। देखना, ये ट्रायंगल बनेगा। अब मान लो कि ये b यहां पहुंच गया, तो ये तो यहां पहुंचा होगा, ये ऐसे देख के चलेगा, ऐसे, इसको ऐसे देखेगा, ये इसको इधर देखेगा, c यहां आ चुका होगा और c a की तरफ ऐसे चल रहा होगा, तो ये देखो ट्रायंगल बना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर थोड़ी देर बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, कुछ फिर ऐसा बनेगा, और यहां पे इस तरह के पाथ पे चलते हुए देखो, ऐसे 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 चलते हुए यहां मिलेगा, ये ऐसे चलते हुए यहां मिलेगा, और ये कुछ ऐसे चलते हुए यहां मिलेगा। तो एक्चुअल में पाथ लगातार ए बी को देख के चल रहा है, लगातार ए किसको देख के चल रहा है? बी को देख के चल रहा है। लगातार ए किसको देख के चल रहा है? बी को देख के चल रहा है। तो ये ऐसे चलेगा, जैसे जैसे बी ऊपर जाएगा, सी का ए का मोशन ऐसे ऐसे टेढ़ा होता जाएगा, ऐसे कब पे चलेगा? अब मैं t इज इक्वल टू 0 पे देखूं तो इसकी वेलोसिटी पूरी की पूरी v थी एक्स एक्सिस में, और इसकी वेलोसिटी इधर थी v। इस v का दो कंपोनेंट लिया हमने, इधर ये एंगल 60 डिग्री कोलैटरल एंगल, तो v sin 60, और ये हो गया बेटा v cos 60। हाँ सर, ये तो होगा v cos 60। तो मैं अगर सिर्फ x में देखूं तो b और a में कितना डिस्टेंस है अभी? सर d डिस्टेंस है सर, d डिस्टेंस है सर, अभी d डिस्टेंस है। और जब ये a और b यहां पे मिल गए तो दोनों मिलके x में कितना चले होंगे? सर पूरा d चले होंगे, क्योंकि अभी तो इन दोनों के बीच में x में कोई सेपरेशन नहीं है। और इसको मैं अगर ऑब्जर्वर मान लेता हूं तो जो ऑब्जर्वर होता है ना, वो कितनी भी वेलोसिटी से कहीं भी पहुंच जाए लेकिन अपने आप को रेस्ट में मानता है। ऑब्जर्वर अपने आप को कहां मानता है बताओ? ऑब्जर्वर चाहे कितनी भी वेलोसिटी से चल रहा हो, क्या अपने आप को रेस्ट में मानता है? हाँ, ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में मानता है। तो ये तो बोलेगा मैं तो चला ही नहीं, और पहले ए हमसे डी दूरी पता। ये देखो ना, ये कितना भी चलेगा, कहीं भी चलेगा, लेकिन अपने आप को चलता हुआ नहीं मानेगा। हाँ सर, नहीं मानेगा, तो भी अपने आप को रेस्ट में मानेगा। हमले मैं नहीं चल रहा, साला कोई भी कुछ भी कहे, मैं किसी को नहीं देखता, सब बदनाम करता, मैं नहीं चल रहा, मैं तो यही हूं, मैं नहीं चल रहा, मैं नहीं चल रहा, मैं नहीं चल रहा। ए मेरे से डी डिस्टेंस पर था और ए मेरे से चिपक गया, मतलब ए चला होगा डी। ए कितना चला होगा बी के रिस्पेक्ट में? ए कितना चला बी के रिस्पेक्ट में? ए कितना चला वो भी मैटर नहीं करता, बी के रिस्पेक्ट में कितना चला, तो बी के रिस्पेक्ट में डी चला। और बी अपने आप को रेस्ट में माना, ये वेलोसिटी उल्टा करके ऐसे कॉपी करेगा, तो एक्स में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? v प्लस वी बाई टू, v प्लस वी बाई टू, ये हो जाएगा टाइम। तो टाइम बराबर डी डिवाइडेड बाई v, दो एलसीएम ले लोगे तो 2v प्लस वी बाई टू, तो 3v और 2 ऊपर चला जाएगा, 2d बाई 3v, ये आंसर आया। इतना ही मैं समझा पाऊंगा बेटा, यही मेरी शक्ति है, ये मैंने कोशिश किया तुमको समझाने का। तो पहला केस ये मैंने बताया आपको बहुत अच्छे से, पहला केस ये बताया क्या?
जब दो ही लोग थे और दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ भागे, तो देखो ए बी के तरफ भागा, बी ए की तरफ भागा, है ना, ऐसे कह सकते हो। हाँ सर, ए बी की तरफ भागा, बी ए की तरफ भागा, तो इतने टाइम में दोनों मिल जाएंगे। यहां पे ए बी को देख के भाग रहा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ए तो पूरा बी से प्यार करता है, बी क्या करता है, तो बी का एक वेलोसिटी तो इधर भाग रहा और एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ए की तरफ आ रहा। इसको थोड़ा मन है ए से मिलने का, लेकिन उतना मन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो 6 लोग हैं और 6 लोग हेक्सागोनल पे बैठे हैं और ए बी से प्यार करता है, बी सी से करता है, सी डी से करता है, डी ई से करता है, ई एफ से करता है। ऐसा गांव है जहां पे कोई एक दूसरे को म्यूचुअल प्यार नहीं करता, सब एक दूसरे से अलग अलग प्यार करता है। ए पूरी जान लगा के बी की तरफ भाग रहा है, बोला बी से मैं मिलूंगा अपनी प्यार का इजहार करने। बी कह रहा नहीं मैं तो सी को प्यार करता हूं, सी कह रहा नहीं मैं तो डी को प्यार करता हूं, डी कह रहा नहीं मैं तो ई को प्यार करता हूं, ई कह रहा नहीं मैं तो एफ को प्यार करता हूं, एफ कहता है मैं ए को प्यार करता हूं। मैं तेरे पीछे, मैं उसके पीछे, वो किसी और के पीछे, और उसका वो किसी और के पीछे, उसका वो किसी और के पीछे। सब पागल है, सब पागल है। ए कह रहा मैं बी से प्यार करता हूं, बी कह रहा नहीं मैं तो सी से करता हूं, सी कहता नहीं मैं डी से करता हूं, डी कहता मैं ई से करता हूं, ई कहता मैं एफ से करता हूं, एफ कहता मैं ए से करता हूं, ए कहता नहीं मैं तो बी से करता हूं। अब क्या होगा? अब क्या होगा सर? पूरा मोहल्ला एक दूसरे से प्यार करता है। हाँ, एक दूसरे से नहीं करता ना, दिक्कत यही है। ए किसी बी से करता है, बी सी से करता है, सी डी से करता है, डी ई से करता है, ई एफ से करता है, ठीक है। देखो, तो हेक्सागोनल में ये एंगल होता है बेटा 120, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है सर। तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ। v का कंपोनेंट ये होगा v cos 60, तो ये हो जाएगा बेटा v/2 और ये हो जाएगा v sin 60। अगर b को तुम ऑब्जर्वर मान लेते हो, ये डिस्टेंस d है, तो b बोलेगा कि a तो मेरे से d डिस्टेंस पे था पहले, और जब हम मिले तो a b चिपक गए, तो टोटल a कितना चला होगा b के रिस्पेक्ट में सर? d डिस्टेंस। और रिलेटिव वेलोसिटी तो v/2 आगे था, पीछे दे दोगे तो नेट वेलोसिटी होगा v माइनस v/2। तो टाइम बराबर होगा d डिवाइडेड बाई v, में से v/2 जाएगा v/2, तो हो जाएगा 2d/v। ये टाइम आएगा 2d। अब पता है यहां पे क्या हो रहा था? कुछ बायोलॉजी बच्चे, बायो बच्चे कर सर 3 था ना, तो सर देखो 3 भी और ऊपर 3 में से कम कर दिया। ओ सर लॉजिक मिल गया मुझे। तो सर देखो यहां पे 2 था तो नीचे 2 में से 1 कम। साला कितनी जल्दी बायोलॉजी लगाता है यार, ये फिजिक्स से छोड़ दे। देख 5d/6v, 5d/6v कैसे? तो उसने क्या देखा कि सर देखो 2 थे, तो 2 थे ना सर, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2 थे तो 2 की स्पीड और ऊपर 1, ओके। 3 थे तो देखो सर 3 की स्पीड और ऊपर 1 कम कर दिया, तो सर 6 है, तो ये आंसर आ जाना चाहिए सर 6v और ऊपर d 5d। 6 थे और 6 से कम कर दिया, तो ये आंसर आना चाहिए। हे प्रभु, कितनी जल्दी बायोलॉजी लगा देता है यार। तुम्हें लगता है कि मैं बायो हो, तुमको बोल देता हूं तो तुमको बुरा लगता है कि सर दिन भर बायोलॉजी की बेइज्जती करते हैं। नहीं नहीं बेटा, तुम दिन भर क्या करते हो ये बताओ? क्या हरकत था? कोई एक बच्चा था जो शांत बैठा हो कमेंट में? क्या बायोलॉजी जबरदस्त लगाई है? और तुम फिजिक्स की ना एबीसीडी कर देते हो बायोलॉजी लगा लगा, पूरी फिजिक्स की एबीसीडी कर देते हो बायोलॉजी लगा के। अलग लॉजिक, अलग दुनिया चलती है तुम्हारी, कोई कंसेप्ट नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, मोशन एक्स एक्सिस में कंसीडर कर रहा है, कौन ऑब्जर्वर, कौन भाग रहा है, डैश गया सब। पूरी फिजिक्स की एबीसीडी कर देते हो। क्या लॉजिक लगाई यार, क्या मस्त लॉजिक लगाई। अब इसके हिसाब से मान लो कि अगर स्क्वायर पे 4 लोग हैं, ए बी से प्यार करता है, वी वेलोसिटी से भाग रहा, बी सी से प्यार करता है, सी डी से प्यार करता है, डी ए से प्यार करता है। 4 लोग हैं, चारों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। बताओ कितनी देर बाद मिलेंगे? कंसेप्ट ये कहता है कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस डी है तो d/v आंसर होगा। यस, अब देख लीजिए जाके, ये सवाल पूछा गया है कई बार, d/v आंसर होगा, करके देख लीजिए। सिर्फ एक्स एक्सिस में मोशन कंसीडर करना है। ये केस आ गया। तो तुम्हें 2 का कराया, ट्रायंगल का कराया, स्क्वायर का कराया, हेक्सागोनल का कराया, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, तुमने अपना बायोलॉजी लगाया। हाँ 3d/4 भी, यस 3d/4 बस। मजाक नहीं कर रहा हूं,
और ये एक एग्जांपल था जहां पे बड़े लेवल पे स्कैम में तुम पकड़े गए, नहीं तो छोटे छोटे लेवल पे तो तुम अपने आप में रोज करते रहते हो घर पे। इधर इसको ऐसे करके ऐसे भी सोच सकते हैं। बिना दिमाग के तू बायोलॉजी सोच कैसे लेता रे? सोचने का हक नहीं है, तुम बायोलॉजी है, तुमको सोचने का हक नहीं है। सुन, बात साफ है, तुमको सोचने का हक नहीं है क्योंकि तुम बायोलॉजी है। एक कमेंट था कहीं पे यूट्यूब पे, कहीं मैंने देखा था कमेंट, वो कह रहा है सर जी आपका फिजिक्स हमको समझ नहीं आता। वे आपका फिजिक्स मतलब मेरा कौन सा फिजिक्स है? फिजिक्स सिलेबस है, सब वही पढ़ाते हैं, मेरा फिजिक्स नहीं है जो मैं अलग से पढ़ा रहा हूं। और मैं अगर पढ़ा भी रहा हूं तो एमआर का मतलब समझ ले, एमआर मतलब मशीन ऑफ रिजल्ट, समझ गया? मशीन ऑफ रिजल्ट बोलते एमआर, नाम का मतलब समझ ले। अगर मैं पढ़ा भी रहा हूं तो सिलेक्शन इसी से होगा। अब आपका फिजिक्स समझ नहीं आ रहा, मैंने पैदा थोड़ी नहीं किया फिजिक्स को, मेरा कौन सा फिजिक्स हो गया, जो है वही पढ़ा रहा हूं। आपका फिजिक्स समझ नहीं आ रहा। चलिए कर सवाल पर सवाल, मैंने बस डायग्राम में प्लॉट करके दिखाया। एग्जाम में कैसे सवाल पूछ सकता है उसका एग्जाम्पल ये, उसका एग्जाम्पल ये कैसे लैंग्वेज में सवाल को पिरोएगा। तो देखो क्या बोलेगा, 4 पर्सन PQRS, 4 लोग हैं PQRS, इनिशियली एट द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड D, each person now moves with a constant speed V in such a way that P always moves directly towards Q, Q always moves towards R always moves towards S towards P, then 4 person will meet after time. 4 person will meet after time. ये चारों लोग कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेंगे? बताओ क्या आंसर होगा? स्क्वायर है, 4 लोग हैं, P Q R S, 4 लोग हैं। P चल रहा Q को देखते हुए, Q चल रहा R को देखते हुए, R चल रहा इसको देखते हुए, S चल रहा P को देखते हुए। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है D। Q को रेस्ट में मानोगे, सिर्फ एक्स एक्सिस का मोशन कंसीडर करोगे तो P पूरी वेलोसिटी V से Q की तरफ चल रहा, Q अपनी वेलोसिटी देगा भी तो इसको Y में देगा, X में तो देगा नहीं, तो टाइम बराबर D/V आ जाएगा, सिर्फ X में मोशन कंसीडर करोगे तो। सेकेंड आंसर होना चाहिए, और मेरे हिसाब से 90% लोगों ने सेकेंड आंसर दिया होगा। 85 थे, ठीक है, ठीक है, 85 इज डिसेंट नंबर, नो इशू एट ऑल। सिर्फ एक्स में मोशन कंसीडर किया चाचा, सिर्फ एक्स में मोशन कंसीडर किया, ठीक है। चल ये सवाल देख, ये बढ़िया सवाल है, ये बढ़िया सवाल है, इसको करते हैं, समझते हैं थोड़ा सा क्या कह रहा है ये। चलो ये समझो क्या कह रहा है, इसको समझो थोड़ा सा। चलो चलो सवाल देखो, 2 बॉय आर स्टैंडिंग एट द एंड्स A and B, 2 बॉय A and B के कॉर्नर पे खड़े, वेयर AB बराबर स्मॉल है, जहां पे AB की जो लेंथ है वो स्मॉल है। द बॉय एट B स्टार्ट रनिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द AB लाइन के परपेंडिकुलर ये B बॉय V1 स्पीड से भागना शुरू किया, परपेंडिकुलर चल रहा है, ये V1 से इधर जा रहा है, ये V1 से इधर जा रहा है। द बॉय एट A स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली विथ वेलोसिटी V एंड कैचेस द अदर बॉय इन टाइम T, कैचेस द अदर बॉय इन टाइम T। तो सबसे पहले ये समझो कि ये तो इस लाइन पे चलेगा, इसको कोई मतलब नहीं, ये इस लाइन पे भागेगा। अब ये कैसे भागे कि इसको T टाइम में पकड़ ले, तो ये किसी इस लाइन पे भागेगा ऐसे, और यहां पे इसको T टाइम में पकड़ लेगा, T टाइम में पकड़ लेगा V वेलोसिटी से भाग के। कितने टाइम में पकड़ लेगा? T टाइम में यहां पे पकड़ लेगा V वेलोसिटी से भाग के, है ना। तो T की वैल्यू बताइए क्या होगी? सर आपको कैसे पता ऐसे भाग रहा है? तो ये नहीं बोला ना कि लगातार A को देखते हुए भाग रहा है, ऐसे ऐसे भागेगा, ऐसे तो भाग रहा है, अगर ऐसे दे दिया तो कर ही नहीं पाओगे कभी, कैसे कर पाओगे? ये कब में भाग रहा है, ये सीधा भाग रहा। तो इस कहने का मतलब ये, मतलब अब तुम जो भी समझो, लेकिन सवाल से ये समझना पड़ेगा कि इस लाइन पे भाग रहा है, क्योंकि ये तो सीधा भाग रहा है, अब इससे मिलना है तो इस लाइन पे सीधा ऐसे चल के आएगा और कहीं पकड़ लेगा यहां पे। तो ठीक है, समझ गया। स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी V एंड कैचेस द अदर बॉय इन टाइम T, देन फाइंड टाइम T इज। सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, T टाइम में मिला तो ये T टाइम में कितना डिस्टेंस ये वाला ट्रेवल किया होगा?
v1t। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सर vt। मतलब ये जो लेंथ है वो vt है, हाँ ये जो लेंथ है वो v1t है और ये जो लेंथ है a है। ये 90 डिग्री पे भाग रहा था तो क्या मैं कह सकता हूं ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। हाँ तो a का होल स्क्वायर प्लस v1t का होल स्क्वायर बराबर vt स्क्वायर। तो हमें टाइम चाहिए था तो इसको उधर ले जाओ, तो a स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन निकाल दो, टी स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो वी स्क्वायर प्लस v1 का होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको नीचे ले जाओ तो t बराबर ए स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा वी स्क्वायर प्लस v1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो t बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर बटा वी स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर। रूट से ए स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो a बटा रूट अंडर वी स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर। ये तो आंसर आएगा नहीं, रूट है नीचे, ये आंसर आ रहा आपका पहला आंसर आ रहा। बी नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, सॉरी ए आएगा, बी नहीं आ रहा, बी नहीं आ रहा ना। अच्छा नहीं बी ही तो आ रहा है, गलत कर दिया मैंने, बी ही तो आ रहा है यार, कहां गलत किया। अच्छा ये इधर जाएगा तो ओरे शाबाश, क्या बायो यो, यू कैन कॉल मी बायो यो, आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ बायो यो। तू जाना रे, इसको हटा रो, ये हट रहा है ना। चल कोई बात नहीं, बायो यो देख, ये इधर जाएगा तो वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा। यहां से टी स्क्वायर में कॉमन लूंगा तो वी स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर आएगा, तो ये यहां आएगा तो माइनस है माइनस है माइनस है, तो ये आंसर। उधर से इधर आएगा तो माइनस लिखना चाहिए ना। हाँ आंसर भी इसलिए बी बन रहा है। एक तो लेवल होता है ना बेटा, एक होता है बायो यो, एक होता है घनघोर बायो। एक ऐसा सवाल दू जो किसी से ना हो, तो ऐसा क्यों दे रहा हूं, मजे लेने के लिए। ऐसा सवाल दू जो किसी से ना हो, लेकिन घर पे करना टाइम पास। अच्छा सवाल है, इसका सॉल्यूशन मैं कल करा दूंगा। अच्छा सवाल देता हूं जो किसी से नहीं होगा, पहले बता दो तो किसी से नहीं होगा। डायमेंशनली कर सकते हो तो कर ले, डायमेंशनली कर ले। ऐसा सवाल दो चैलेंजर जो किसी से ना हो, MR स्टार क्वेश्चन। देख ये क्वेश्चन है, ये आराम से घर पे करना। अब इसका आंसर 2 मीटर वाइड ट्रक, समझा देता हूं सवाल समझा। 2 मीटर वाइड ट्रक, ये ट्रक है। अब कुछ सवाल ऐसे देखो, कंसेप्ट सीख लेना और अच्छे सवाल करने में फर्क होता है बेटा। अच्छे सवाल करने में थोड़ा दिमाग भी लगता है, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। कंसेप्ट तो चलो मैं सिखा ही देता हूं, क्योंकि मैं घनघोर बायो एक्सपर्ट हूं, ठीक है ना। तो आराम से कर लेना इसको। देखो 2 मीटर वाइड ट्रक, 2 मीटर वाइड ट्रक है, मतलब ट्रक की चौड़ाई 2 मीटर है ना, लंबाई नहीं, चौड़ाई 2 मीटर है। ऐसे ये ट्रक मान लो ऐसे तुम्हारी तरफ चल के आ रही है, ट्रक है, ऐसे ट्रक तुम्हारी तरफ चल के आ रही है। कैसे बनाऊं फोटो, मतलब समझ लो, ट्रक ऐसे आ रही, ट्रक की चौड़ाई 2 मीटर ऐसे है। हाँ ऐसे बना सकते हैं ना, ये ट्रक आ रही है। ओहो आई एम वेरी गुड। तो ये 2 मीटर है, समझ गए। हाँ कितना बढ़िया, अरे यार क्या ट्रक बना है, सही तो है। तो ये ट्रक की चौड़ाई 2 मीटर है भाई साहब, और ऐसे रास्ते पे ट्रक चली आ रही है, ऐसे रास्ते पर ऐसा रास्ता है, और ट्रक की चौड़ाई 2 मीटर है, समझ गए। ये 2 मीटर है भाई साहब, ट्रक की चौड़ाई 2 मीटर है। तो 2 मीटर वाइड ट्रक इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v0 8 मीटर पर सेकेंड, और ये ट्रक की जो स्पीड है यहां दी हुई है 8 मीटर पर सेकेंड से ट्रक चल रही है। कितने चल रही है भाई, 8 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अ पेडिस्ट्रियन मैन स्टार्ट्स टू क्रॉस द रोड विथ यूनिफॉर्म स्पीड v1। अब यहां पे एक आदमी है जो v1 स्पीड से रोड को क्रॉस करना चाहता है, v1 स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड v1। व्हेन द ट्रक, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मत समझ लेना, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब रफ्तार कांस्टेंट है। व्हेन द ट्रक इज 4 मीटर अवे, ट्रक 4 मीटर अवे, अभी ट्रक की डिस्टेंस
4 मीटर है, 4 मीटर दूर ट्रक है। देखते हो ना कि कुछ गाड़ी दूर हो तब भागते हैं, 4 मीटर दूर है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सो दैट ही कैन क्रॉस द रोड सेफली। तो इसकी रोड क्रॉस करने की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो जब तक ट्रक यहां तक आएगा तब तक ही इसको क्रॉस कर जाना चाहिए। हाँ, तो सर बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है सर, कैसे बताना? कह रहा है टॉपलिंग का क्वेश्चन है। कहां है कोई टॉपल कर रहा है टॉपलिंग का क्वेश्चन? तो यहां पे ट्रक कितनी देर में चल के आएगा? 4 मीटर। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड है तुम्हारी 8, तो हाफ सेकेंड सर, हाफ सेकेंड में ट्रक पहुंच जाएगी। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस, इसको 2 मीटर क्रॉस करना है। इसकी रफ्तार है v1, इसकी रफ्तार है मान लीजिए v1, तो डिस्टेंस इसको कितना क्रॉस करना है? 2 मीटर, और टाइम कितना? हाफ सेकेंड लगना चाहिए। तो इसका आंसर आना चाहिए 4 मीटर पर सेकेंड। इतना समझ आया क्या? जिसको इतना भी समझ नहीं आया वो तो छोड़ दो सवाल को, जिसको इतना भी समझ नहीं है। क्या आपको इतना समझ आया? हाँ, बट ये गलत है, ये गलत है। अब सही आपको ढूंढ के आराम से करना है। 4 तो आंसर नहीं होगा, इसका आंसर बिल्कुल सी आएगा, लेकिन होगा किसी से नहीं, सब कहीं ना कहीं से आंसर लास्ट ईयर के उससे देख के टेपर आया। ठीक है, आंसर सी आएगा, लेकिन एक्चुअल में आंसर 4 होना चाहिए। ये तो बेसिक क्राइटेरिया है कि आप सवाल को अटेम्प्ट करें, इससे पहले जरूरी है कि इस सॉल्यूशन को समझे। भाई इसको सेफली ट्रक क्रॉस करना है, तो जितने देर में ट्रक ये 4 मीटर चल के आएगा उतने देर में रोड इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो ट्रक 4 मीटर कितने देर में आएगा? ट्रक की स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड और ये 4 मीटर, तो 8 मीटर 1 सेकेंड में चलता है, तो 4 मीटर आधे सेकेंड में चलेगा। हाँ सर, आधे सेकेंड में चलेगा, और तब तक इसको रोड क्रॉस करके पार करना है। तो आधे सेकेंड में ये 2 मीटर क्रॉस करना है, तो 2 मीटर आधे सेकेंड में क्रॉस करना है, तो इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। तो इतना तो होना ही चाहिए आपके दिमाग में, ये बेसिक है। 4 आएगा, यस। जिसको 4 समझ में आ गया ना वो ठीक आदमी है, जिसको 4 समझ में आ गया ना वो बच्चा अच्छा है, मतलब अच्छा बच्चा है वो, उसका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा जिसको 4 समझ में आएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं, मेहनत करेगा तो आगे मेहनत करते रहोगे तो जिसको 4 समझ में आ गया ना, वेरी गुड, गुड गोइंग, गुड गोइंग। बट दिस इज रॉन्ग। अब बताना ये रॉन्ग क्यों हो सकता है? तो सवाल पढ़ोगे तो समझ में आएगा ये रॉन्ग क्यों हो सकता है। क्या लिखा है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ v, मिनिमम वैल्यू ऑफ v सो दैट ही कैन क्रॉस द रोड। ये वेलोसिटी नहीं पूछी है, मिनिमम वेलोसिटी पूछी है। तो वेलोसिटी पूछी होती तो 4 आंसर आता। मिनिमम वेलोसिटी का क्या लोचा है? मिनिमम वेलोसिटी का लोचा ये है कि ये जब आदमी रोड क्रॉस करेगा तो सीधा नहीं भागेगा, तो कैसे भागेगा? कभी कभी अनइंटेंशनली, मतलब तुम ध्यान नहीं देते हो, है ना, लेकिन कैजुअल तरीके से भागते हो, फिर भी तुमसे ये हो जाता है कि जैसे तुम रोड क्रॉस कर रहे हो, जैसे मान लो ये रोड है, ये समझना, ये रोड है, मैं रोड क्रॉस कर रहा हूं, पीछे से बस आ रही, तो मैं क्या करता हूं कि बस जब आ रही होती है तो मैं रोड क्रॉस करते करते थोड़ा सा टेढ़ा आगे की तरफ चलता हूं, ताकि क्या हो कि मेरे वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मुझे बस से दूर रखे और एक कंपोनेंट क्रॉस कराए। तो ये क्या होगा, ये असल में इधर भागेगा v1 से, वर्टिकल से थीटा एंगल पे मान लो, तो v1 cos थीटा इसको रोड क्रॉस कराएगा और v1 sin थीटा इसको दूर ले जाएगा। अब सॉल्यूशन कल बताऊंगा। अब सॉल्यूशन क्या बताऊंगा? कल बताऊंगा। चलो, तो रिलेटिव मोशन के सारे केस मैंने पढ़ा दिए। रिवरमैन, रेनमैन, झंडा फहराने वाला, कोलिजन वाला, प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव मोशन समझा दिया। तो बहुत सारे केसेस मैंने करा दिए। अब एक प्रैक्टिस सीट और दे दूंगा बढ़िया क्वेश्चंस का, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए, अब है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स बताओ, सर्कुलर मोशन कितने चैप्टर में कंप्लीट होता है बेटा? सर 3 चैप्टर में। यहां पे हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। मतलब यहां पे जो हम पढ़ेंगे वो डायनेमिक्स नहीं पढ़ेंगे। डायनेमिक्स में होता है कॉज ऑफ मोशन, फोर्स नहीं पढ़ेंगे। यहां पे हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब चीजें यहां पे पढ़ेंगे। ये पढ़ना है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये पढ़ना है बस बेटा, इतनी चीजें पढ़नी है बस। और इसी पे बेस्ड जो सवाल बनेगा वो करना है बस। सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। मान लो ये सर्कल है, तो सर्कुलर मोशन मतलब इस सर्कुलर पाथ पे चलना है। मान लीजिए सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, यहां पे कोई आदमी बैठा है, अब उसको चलना है, तो ही इज रिस्ट्रिक्टेड टू मूव,
रिस्ट्रिक्टेड टू मूव ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे चल के मान लो यहां गया, ये ए से चल के सर्कुलर पाथ पे चलते हुए बी पे पहुंचा। कहां पहुंचा? बी पे पहुंचा। तो एंटी क्लॉकवाइज में इसने थीटा एंगल बी पे घूमा होगा, बी पे घूमा होगा। एक चीज तो यहां पे हम ये समझते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट, मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कितना कवर किया? तो डिस्टेंस कवर किया बेटा आर थीटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर थीटा? मीनिंग ऑफ आर थीटा इज आर्क लेंथ। तो सर्कुलर पाथ पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो आर्क लेंथ ही तो होता है भाई साहब। क्या होता है बताना? आर्क लेंथ होता है। तो कितना डिस्टेंस चला? डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ, ये 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 पाथ लेंथ। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, नहीं, इसका यूनिट मीटर होता है। अब तुमसे बोले कि डिस्प्लेसमेंट कितना चला? डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जब बोले ना तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट ही होता है। जब भी थीटा एंगल ऑब्जेक्ट घूमता है सर्कुलर पाथ पे तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये होता है, और ये हमने निकाला हुआ है 2r sin थीटा बाई 2। याद करो, हाँ 2r sin थीटा बाई 2। और इस चीज को मैं एकदम अलग तरीके से आपको विजुअलाइज कराता हूं। इफ एंगल इज स्मॉल, इफ एंगल इज स्मॉल, अगर तुम्हारा एंगल छोटा है, बहुत छोटा एंगल घूमता है बेटा, बहुत छोटा एंगल घूमता है, बहुत छोटा एंगल। मान लो ऑब्जेक्ट यहां था और यहां से बहुत छोटा एंगल घूमता है, मतलब 2-3 डिग्री घूम के जाता है। ये बहुत छोटा एंगल, स्मॉल एंगल घूमता है। डायग्राम एक ही बना लेते हैं, स्मॉल एंगल घूमता है। अगर बेटा ये स्मॉल एंगल घूमा है तो ये जो लेंथ होगा, क्या यही डिस्प्लेसमेंट होगा? हाँ, और यही डिस्टेंस होगा। बहुत छोटा एंगल है इसलिए क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ जाएगा, क्योंकि बहुत छोटे एंगल पे, मतलब सर्कल का बहुत छोटा पार्ट देखोगे तो स्ट्रेट लाइन ही तो दिखाई देगा। हाँ, तो यही तुम्हारा डिस्टेंस होगा और यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। बताओ हाँ कि ना? ये फिजिकली समझ में आई क्या? अगर मैं अर्थ का बहुत छोटा पोर्शन देखा होता हूं तो मुझे फ्लैट नहीं दिखता। अर्थ फ्लैट क्यों दिखता है? क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा, उसका छोटा पोर्शन हम देख पाते हैं। तो अगर मैं सर्कल का बहुत छोटा एंगल पे देखूं, बहुत छोटा एंगल देखूं, तो बहुत छोटा एंगल पे जो हमें पार्ट दिखाई देगा वो लगभग स्ट्रेट लाइन होगा, और सीधा लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा फॉर ए स्मॉल एंगल, फॉर ए स्मॉल एंगल, फॉर ए स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल का मतलब है कि बहुत कम लेंथ चला है, बहुत कम, छोटू सा। तो सर्कल का छोटू सा पार्ट स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ कि ना? हाँ सर होगा। तो अगर एंगल स्मॉल है तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखना क्या है सर? 2r sin थीटा बाई 2। 2r sin थीटा बाई 2 में अगर थीटा स्मॉल है तो क्या इसको थीटा बाई 2 ही लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि sin थीटा थीटा होता है, तो sin थीटा बाई 2 क्या होगा? छोटे एंगल पे सर थीटा बाई 2 होगा। 2 से 2 कट गया, क्या बचा सर? r थीटा। और r थीटा क्या एक्चुअल में डिस्टेंस है? हाँ, वाह सर। इससे क्या प्रूफ होता है सर? इससे प्रूफ होता है कि जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो सही होगा। फिर हमने डिस्टेंस पढ़ा r थीटा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा 2r sin थीटा बाई 2। अगर आपका छोटा एंगल है, स्मॉल एंगल है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट होता है 2r sin थीटा बाई 2 और एंगल छोटा है, एंगल छोटे पे sin थीटा थीटा होता है, तो sin थीटा बाई 2 क्या होगा सर? थीटा बाई, जो एंगल है वो बाहर आ जाता है छोटे एंगल पे, तो 2r sin थीटा बाई 2 से 2 कटेगा, r थीटा बचेगा। बताओ क्या प्रूफ हुआ? वाह, क्या प्रूफ हुआ बताओ सर? तो साफ साफ दिख गया कि अगर छोटा एंगल होगा तो sin थीटा 2 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 होगा, sin थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 होगा, तो थीटा बाई 2 से 2 कटेगा, r थीटा बचेगा, r थीटा बचेगा। प्रूफ हुआ? प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, प्रूफ हुआ? चलो नेक्स्ट देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब तक एंगुलर वर्ड ना बोले तब तक हम उसको एंगुलर नहीं समझेंगे, चाहे वो सर्कुलर पे चले, स्ट्रेट चले या पैराबोला चले। देखो ध्यान से सुनना, मान लो एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, 60 डिग्री घूम गया, तुमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो तुम कौन सा डिस्प्लेसमेंट बताओगे? लीनियर या एंगुलर? लीनियर मतलब बाय डिफॉल्ट यही होता है, लीनियर हो या सिंपल लिखा हो यही होता है। तो एक बात जो समझना तुम्हें बहुत जरूरी है, जो हम फॉलो करेंगे आगे फिजिक्स में, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा, हाँ सर चल रहा, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा, ऑब्जेक्ट चल रहा है सर्कुलर पाथ पे,
लेकिन तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, ये करोगे बात। ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और तुमसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो जब तक एंगुलर ना बोले तब तक एंगुलर पैरामीटर आपको जवाब नहीं देना है। जब तक एंगुलर ना बोले तब तक एंगुलर जवाब नहीं देना। अब आए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा आपका थीटा। सर ये वेक्टर है कि स्केलर है? ये स्मॉल एंगल को हम जनरली वेक्टर मानते हैं, मतलब सेंस ऑफ रोटेशन है ये वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट है मतलब वेक्टर है। और अगर ये वेक्टर है तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन से इसका हम डायरेक्शन देखते हैं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका डायरेक्शन तुम गधों की तरफ मतलब बाहर होगा। फॉर एंटी क्लॉकवाइज ये वेक्टर है, फॉर एंटी क्लॉक मोशन आंटी बाहर है। आंटी, जब तुम किसी के घर जाते हो, गेट खटखटाते हो तो गेट कौन खोलता है? आंटी। तो आंटी अप, आंटी अप, अंकल डाउन, डाउन सी, अप आंटी डाउन सी। अप अगर डायरेक्शन है तो एंटी क्लॉक मोशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और फॉर क्लॉकवाइज, फॉर क्लॉकवाइज अंदर डाउनवर्ड, ये क्या है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड तुम गधों से दूर और ये तुम्हारी तरफ आउटवर्ड। ये हमने सेंस ऑफ रोटेशन डिफाइन किया है। मैं इसको फील, अप आंटी डाउन सी ऐसे याद रख लो, अप आंटी डाउन सी। अप मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोशन रहा होगा, डाउन मतलब क्लॉकवाइज मोशन होगा, अप आंटी डाउन सी। देख 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 देख, जैसे ये बोतल है, यहां से देखना, इसका अप और डाउन क्यों बोलते हैं? ये बोतल है, इसका कवर है, इस कवर को के कैप को मैं पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं, तो जब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा ना तो घूमते घूमते देखना ऊपर की तरफ आएगा। देखो देखो, मैं तो ऐसे घुमा रहा हूं, मैं तो इधर धक्का दे रहा हूं इसको, देखो घूमते घूमते देखो कहां पहुंचा, देखो ऊपर आ गया। तो इसीलिए रोटेशन के सेंस को हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। तो रोटेशन में जितने भी वेक्टर टर्म होंगे उसकी दो ही डायरेक्शन होगी, या तो ऊपर की तरफ नहीं तो नीचे की तरफ। देखो ना ऐसे, ये है। अब मैं इसको बंद करता हूं, चलो बंद करता हूं। देखो ऐसे है, मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्लॉकवाइज घूम के नीचे जाएगा। देखो देखो नीचे गया कि नहीं? नीचे गया। क्लॉकवाइज मतलब नीचे। अप आंटी, अप आंटी डाउन क्लॉक सी, अप आंटी डाउन सी। तो इसीलिए हम जो एक्सियल वेक्टर होते हैं रोटेशन वाले टर्म को, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट ऐसे घुमाऊंगा तो ऊपर होगा, नहीं। डिस्प्लेसमेंट तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। लीनियर की बात करूंगा तो उसका डायरेक्शन अलग सेंस से देखेंगे, रोटेशन वाला सेंस अलग होगा, ठीक है। तो देखो ऐसे मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो देखो ये ऊपर आया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर होता है और क्लॉकवाइज में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा। बताओ फील है कि नहीं? एकदम फील है कि नहीं? बताओ, खुद करके देख लो। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है ऊपर एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए, क्लॉकवाइज मोशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हो। जैसे मान लो कोई क्लॉकवाइज मोशन है, यहां से पार्टिकल ए से यहां आया है चल के, ऐसे थीटा घूमा है, ऐसे क्लॉकवाइज मोशन है। हाँ सर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा और इसकी डायरेक्शन कहां होगी? थीटा की अंदर की तरफ, इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड, ऐसे होगी अंदर, मतलब ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो थंब की अंदर की तरफ होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, ऐसे घूमा है, मान लो ए यहां है और ऐसे घूम के ऐसे गया थीटा बी पर, एंटी क्लॉकवाइज मोशन। इसीलिए हम थीटा को एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्सियल वेक्टर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्सियल वेक्टर। अब एक चीज जो मैं बोल रहा हूं, ना कहीं किताबों में लिखा है, ना कहीं कोई टीचर बता सकता है, कोई नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, क्योंकि इतनी कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होते। मैं सच बता रहा हूं। और कई एनसीईआरटी से लेकर दुनिया की जितने किताब छान मारो नहीं है, इसलिए टीचर की जरूरत पड़ती है। क्या? अब जो मैं कह रहा हूं उसको अगर तूने समझ लिया ना, सर्कुलर मोशन का हर दुख दर्द खत्म। सर्कुलर मोशन तुमको आंख के सामने होता हुआ सब चीज दिखेगा। क्या? सुनना, जिस तरीके से तुमने 1D मोशन पढ़ा है, 1D मोशन को क्या हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं? 1D मोशन मतलब रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। क्या 1D मोशन में डायरेक्शन चेंज पॉसिबल है? 1D मोशन में डायरेक्शन चेंज पॉसिबल है? हाँ या ना में जवाब दे, जल्दी बता। 1D मोशन में क्या डायरेक्शन चेंज पॉसिबल है? हाँ या ना में जवाब दे। और हाँ तो कैसे? हाँ तो कैसे? हाँ तो कैसे? यस पॉसिबल है, 1D में भी है। स्ट्रेट लाइन,
कैसे कैसे पॉसिबल है बता। ये सही कह रहा है, एक नो कह रहा है। अबे नो वाले गधे, 1D में देख मैं ऐसे चल रहा हूं और रुक के ऐसे आ सकता हूं। 2D में डायरेक्शन चेंज करने के लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे 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 कहीं भी जा सकता है। लेकिन 1D में डायरेक्शन चेंज तभी होता है यू टर्न पे। यस, यू टर्न पे। बहुत बढ़िया बेटा, यू टर्न पे। तो 1D मोशन मतलब रेक्टिलिनियर मोशन। डायरेक्शन ओनली चेंज, सिर्फ 1D के लिए बात करो, डायरेक्शन ओनली चेंज at U-turn and at this point linear velocity will be 0. U-turn है ना, and at this point U-turn, at this point velocity will be 0. ठीक है, ओके, ये हमने पढ़ा हुआ है रेक्टिलिनियर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पैरामीटर मतलब थीटा, ओमेगा, अल्फा का वेरिएशन फील्ड 1D मोशन में लीनियर पैरामीटर जैसा होता है सेम रिलेट करेंगे सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक, सर्कुलर मोशन का एंगुलर पैरामीटर मतलब काइनेमेटिकल पैरामीटर अल्फा, ओमेगा, थीटा। पैरामीटर 1D के, ये अभी समझ नहीं आएगा, मैं तो लिख रहा हूं, समझाऊंगा। 1D के लीनियर पैरामीटर से, मैं समझाऊंगा, अभी समझ नहीं आया होगा, मैं समझाऊंगा, रुक जा। देख इधर मैंने क्या लिखा है उसको पढ़ता हूं। सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पैरामीटर मतलब थीटा, ओमेगा, अल्फा। सर्कुलर पैरामीटर थीटा, ओमेगा, अल्फा का वेरिएशन और फील 1D मोशन में लीनियर पैरामीटर जैसा होता है। सेम रिलेट करेंगे सर्कुलर मोशन के एंगुलर पैरामीटर 1D के लीनियर पैरामीटर से। अब कैसे सुनना, अरे भाई साहब घुसा दूंगा, देख अभी कंसेप्ट को तेरे खून में घुसा दूंगा, देखना, कंसेप्ट को खून में घुसा दूंगा। मुझे कुछ चाहिए, रुक जा। कुछ नहीं मिल रहा, चल ये ले लेता हूं, टूटेगा तो 200-400 का जाएगा, क्या है, 10,000 का जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मान ले ये तेरा माइक्रोफोन है, ठीक। अब माइक्रोफोन को मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, देखना इसका थीटा कहां है, बता। क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, थीटा कहां है? सर इस प्लेन में आप घुमाओगे तो थीटा सर हमारी तरफ है, तुम गधों की तरफ से दूर। इसका थीटा कहां है, जल्दी बोल, इसका थीटा कहां है? रस्सी है क्या? कुछ रस्सी में कुछ ऑब्जेक्ट बांध के लाओगे तो दे दो, नहीं तो इसको तोड़ दूंगा मैं। ये थीटा है, बता थीटा कहां है? थीटा आपसे दूर है, थीटा तुम गधों से दूर है, क्लॉकवाइज मोशन है, थीटा कहां है बोल, थीटा कहां है बोल। सर थीटा इसका अंदर की तरफ है, थीटा इसका कहां है? अंदर की तरफ। हाँ सर थीटा अंदर की तरफ है, क्लॉकवाइज मोशन है। अब मैं इसका थीटा चेंज करना चाहता हूं, मतलब थीटा की डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूं। कैसे चेंज करूंगा? तो थीटा की डायरेक्शन कैसे चेंज करोगे? अभी जब तक ये घूम रहा है तब तक थीटा क्लॉकवाइज अंदर रहेगा। अब जब मैं इसको रोकूंगा, बिना रोके मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं ले जा सकता। सर मान लो ये लगातार घूम रहा है तो पहले इसके मोशन को खत्म करना पड़ेगा, धीरे धीरे इसको मैं रोकूंगा, और जब रुक जाएगा तब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा ऐसे, हाँ, रुकने के बाद इसका थीटा कहां है? एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, मतलब बाहर। सर मतलब इसके थीटा के 2 ही डायरेक्शन है, हाँ, अंदर नहीं तो बाहर। और अंदर से बाहर कब आएगा? जब ये रुकेगा तभी आ सकता है। चलते चलते कैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे? सोच, जैसे 1D में ऑब्जेक्ट चल रहा है, अब मैं 2D मोशन कर नहीं सकता।
2D मोशन नहीं कर सकता मतलब दाएं बाएं नहीं घूम सकता, मैं सीधा चल सकता हूं। अब मैं भाग रहा हूं भाग रहा हूं भाग रहा हूं, मुझे डायरेक्शन चेंज करके पीछे आना है, तो मैं बिना रुके पीछे नहीं आ सकता, बिना रुके पीछे नहीं आ सकता मैं। थैंक यू। बिना रुके पीछे नहीं आ सकता मैं, बता। बिना रुके पीछे नहीं आ सकता मैं, बता हां कि ना। पानी। और मैं बेटा यहां पे डायरेक्शन चेंज की बात नहीं कर रहा, मैं थीटा की डायरेक्शन चेंज की बात कर रहा। तो समझा नहीं? जैसे प्रोजेक्टाइल होता है, तो प्रोजेक्टाइल का तो डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, प्रोजेक्टाइल का डायरेक्शन तो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। मोशन की डायरेक्शन, प्रोजेक्टाइल के मोशन की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। सर्कुलर मोशन में मैं अगर बोलूं कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्या? मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है हर इंस्टेंट पे, तो ये अलग है। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है क्या? हर इंस्टेंट पे चेंज होती है। सर्कुलर मोशन में मोशन की डायरेक्शन तो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है ना। मैं मोशन की डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बात कर रहा, मैं थीटा की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो दो तीन चीजें मिक्स मत करना। पहली बात, 1D में मोशन की डायरेक्शन, 1D में मोशन की डायरेक्शन तभी चेंज होगी जब पार्टिकल रुकेगा और यू टर्न लेगा, हाँ ना? हाँ सर। 2D में मोशन की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज होती है, सर समझ गया। अब मैं बेटा बात पता है किसकी कर रहा हूं? मैं पता है किसकी बात कर रहा हूं? मैं थीटा की डायरेक्शन की चेंज की बात कर रहा हूं। अब मान लो ऑब्जेक्ट लगातार लगातार क्लॉकवाइज में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज में। तो थीटा की डायरेक्शन बताना रे चोमू, थीटा की रे चोमू, थीटा की, ए चोमू थीटा की डायरेक्शन, रे चोमू थीटा की डायरेक्शन। तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा, तो थीटा की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ये देखो, मैं थीटा की डायरेक्शन बात करूं तो थीटा की डायरेक्शन बोल कहां है? बता। इस बोतल की थीटा की डायरेक्शन, सर इस बोतल की थीटा की डायरेक्शन अंदर की तरफ है। अब मैं थीटा को बाहर करना चाहता हूं, कैसे करूंगा? तो इसको धीरे 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 रोकूंगा और फिर उल्टा घुमाऊंगा, तब थीटा की डायरेक्शन चेंज होगी। थीटा की डायरेक्शन, थीटा की डायरेक्शन। तो थोड़ा समझ में है। अब देख, बढ़िया सवाल कराता हूं, एक बढ़िया सवाल कराता हूं। फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देख, डिस्प्लेसमेंट लिखा, डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट रोटेशन। ठीक, चल। पहला ऑप्शन 2 पाई, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन पाई, चौथा ऑप्शन 2 पाई आर। चल कर, जल्दी बता। 45 सेकंड का समय देता हूं, 45 सेकंड का समय देता हूं। क्या लिखा है? फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट वर्ड पे फोकस करिए, 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 नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट। 2 पाई 0 पाई 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, यस डिस्प्लेसमेंट, 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 यस 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 डिस्प्लेसमेंट, यस डिस्प्लेसमेंट, यस डिस्प्लेसमेंट। वर्ड पे फोकस करिए, डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो यहां पे मैंने आपको समय दिया और आपने बहुत अच्छे से समझा। डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, लेकिन सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में किसकी बात होगी? एंगल की। और एक कंप्लीट रोटेशन मान लो कि क्लॉकवाइज जा रहा, ऐसे क्लॉकवाइज ही चल रहा, चलो ऐसे जा रहा, ऐसे घूम के यहां तक पहुंचा। एक कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई चला और उसकी डायरेक्शन एक ही तरफ थी, अपोजिट तो हुआ नहीं, सेम डायरेक्शन में, मतलब अंदर की तरफ 2 पाई चला, तो आंसर आपका 2 पाई होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने यहां पे बी दिया और मैं बी ही लगाऊंगा क्योंकि मैं चोर को पकड़ना चाहता हूं। और साले ये 70% लोग चोर हैं, 70% लोग चोर है तुम्हारे क्लास के। ये 70% लोग गधे, नालायक, बेवकूफ है। बहुत धीरे धीरे इनको समझाना पड़ेगा। साले गधे, घनघोर बायो योग। सिर्फ 16% लोग यहां पे फील के साथ समझ पाए। इतनी मेहनत की बात, अभी मुझे बहुत मेहनत लगेगा, बाप रे बाप, अभी मुझे बहुत मेहनत लगेगा।
क्योंकि मैं आपसे बहुत अच्छे से आपको समझाया, कम नहीं बेटा, बहुत अच्छे से समझाया कि जब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोले तो आप डिस्प्लेसमेंट समझना। पूरा कंप्लीट रोटेशन में ऑब्जेक्ट जहां से चला घूम के वही आ गया, तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में आप समझेंगे चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन। ये सिर्फ अकेला डिस्प्लेसमेंट लिखा उसका मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब लिखा हो तो कितना एंगल घूमा, ठीक है ना, कितना एंगल घूमा, ठीक है। और इसमें चप्पल खाने के लीडर बोर्ड में कौन से है? जो इब्राहिम अंसारी। अबे चप्पल निकाल के ना ऊपर से नीचे तक रंग दूंगा। सर कैसे रंगोगे? चप्पल भी काला, हम भी काला, बैगन जैसा काला, कैसे रंगोगे? बहुत बढ़िया बेटा। ईशान शर्मा, अरे बहुत मारूंगा। शोएब खान स्पैमर, चप्पल मारो इन सबको, चप्पल मारो इन सबको। निखिल वर्मा, अरे दिमाग के नाम पे स्कैम हुआ है तेरे साथ। मैं यहां पे क्या पूछा? मैंने पूछा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट रोटेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। सुन अंग्रेजी में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट ओनली। आई विल नॉट थिंक अबाउट चेंज इन पोजिशन। आई एम टॉकिंग अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस एंगल। एक कंप्लीट रोटेशन में एंगल कितना चला? तो एक कंप्लीट रोटेशन में मान लो यहां से चला ऐसे 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 घूम के 2 पाई एंगल, और 2 पाई एंगल सेम अंदर की तरफ एक फिक्स डायरेक्शन में अंदर की तरफ घूमा। यहां पे पार्टिकल है ए, अब जैसे एंगल की डायरेक्शन हम देखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, या तो अंदर होगा नहीं तो बाहर होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सेल वेक्टर होता है, उसकी 2 ही डायरेक्शन होती है, तो अंदर नहीं तो बाहर। अगर एक कंप्लीट रोटेशन घूमा है क्लॉकवाइज में तो ये होगा 2 पाई क्रॉस। और मान लो कि एक रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में घुमा है, यहां से चला ऐसे यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, तो एक कंप्लीट रोटेशन में वो 2 पाई डॉट होगा तेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ। तो यहां पे आंसर आएगा 2 पाई। बता क्या क्या ये 70% लोग, यार क्या हो तुम? बेवकूफ। मतलब डिस्प्लेसमेंट है लेकिन सिर्फ नहीं है, एंगुलर भी लगा है। सोचो कि मैं कैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं यार, मैं किनको पढ़ा रहा हूं। एक 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 परसेंट की फील नहीं है इनको। चल देख इधर, चल देख इधर, देख इधर। करा सारा स्पैमर क्यों कर रहा? अरे बोल दिया ना, तो क्या हो गया? नहीं है तो स्पैमर, मैंने बोल दिया, बस खत्म कर बात, कंसेप्ट पढ़ा। इतनी छोटी छोटी बात को दिल पे लगाएगा ना तो दिल्ली के स्लम में पहुंच जाएगा। मजाक में बोला है सब कुछ। दिल्ली के स्लम में क्या होता है? कुछ नहीं, बढ़िया जगह है, चलो मैं भी वही रहता हूं, इसमें क्या हो गया? तो हमको स्पैमर क्यों बोला? हमको नहीं समझ में आएगा तो हम गलती होगी तो स्पैमर थोड़ी ना है। तो इतना सोचने के बजाय फिजिक्स सोच लेता तो गलत नहीं होता। चल ए ए अब मान ले एक पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा, ठीक है सर, फिर यहां आया, ठीक है सर, और यहां से यू टर्न लिया, घूम गया ऐसे, फिर यहां आया और यहां पहुंचा। इस पूरे जर्नी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता इस पूरे जर्नी में, और एंगुलर डिस्टेंस बता। एंगुलर डिस्टेंस टोटल एंगल मूव्ड, टोटल एंगल मूव्ड, ये स्केलर होता है। इसको टोटल एंगल मूव से मतलब है कितना किधर मूव किया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब बेटा यहां पे जब तुम ऐसे गए थे तो पता है तुमने θ1 ट्रेवल किया, θ1 ट्रेवल किया पाई डॉट में, और ये जब उल्टा आ रहे थे तो तुमने पाई मूव किया क्रॉस में। तो ये तेरा पता है पाई डॉट माइनस पाई क्रॉस बराबर 0। दिस इज द कंसेप्ट, ब्यूटी ऑफ कंसेप्ट। देख बता तेरा मतलब रूह कांप गया कि नहीं कांप गया? एक अजीब ठंडापन महसूस हो रहा है कि नहीं पूरे शरीर में? जब वो क्या बोलते हैं उसको, गुप्स बुम्स हो रहा है कि नहीं? बता, गुप्स बुम्स। और ये तेरा होगा 2 पाई, क्योंकि ये टोटल एंगल मूव्ड होता है। एंगुलर डिस्टेंस है। पूरा लिख देता हूं, गुप्स बुम्स हो रहा है कि नहीं? बता, डिस्टेंस बता।
है ना, गुम्स बुम्स हुआ कि नहीं बता, मुझे तो हुआ यार, क्या यार ब्यूटी, गुब्स बुम्स, बता गुप्स बुम्स है कि नहीं, बता, नहीं समझता गुम्स बुम्स। देख ये पाई आधा एंगल घूमा है, मतलब आधा सर्कुलर पाथ पे घूमा है, तो यहां से यहां तक पाई डिग्री हुआ ना बेटा, पाई रेडियन, सॉरी पाई रेडियन एंटी क्लॉकवाइज, पाई रेडियन क्लॉकवाइज, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जीरो हो गई, लेकिन एंगुलर डिस्टेंस 2 पाई होगा। नहीं हुआ गुम्स बुम्स, बता बता, देख देख अच्छे समझ, मान ले सर्कुलर पाथ है भाई, ठीक है सर्कुलर पाथ है, यहां से पार्टिकल ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे एक रोटेशन कंप्लीट किया, वन रोटेशन ऐसे कंप्लीट किया, ऐसे कंप्लीट किया, फिर उल्टा चला और यहां पे आ गया, फिर उल्टा चला यहां पे आ गया, मतलब ये पहले ए से ए पर आया, फिर यू टर्न लिया, ऐसे यहां पहुंचा सी पर, तो बता चाहे बी, बी है यहां पे, बी बी, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा पाई डॉट, और एंगुलर डिस्टेंस होगा 3 पाई। और आपके जो सिलेबस है ना बेटा, उसमें जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो उसका प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन हम चेंज नहीं कर सकते। सर प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन आप चेंज नहीं कर सकते, नहीं, एक प्लेन में घूम रहा, ऐसा नहीं है कि भाई साहब ये कर दिया तो ये भाई जे एडवांस के भी ऊपर चला जाता है, कि मान लो एक एक्स वाई प्लेन में ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका धीरे धीरे एक्स वाई प्लेन से ऐसे करके, इसको कहते हैं कोरियोलिसिस फोर्स लगा के, कोरियोलिसिस लगा के इसको वाईजेड प्लेन में घुमा दिया, तो बताओ आप कुछ नहीं बता पाओगे, छोड़ दो, सिलेबस में ही नहीं है, आईटी एडवांस में भी नहीं है। ये एक सवाल सिर्फ आईटी एडवांस में पूछा था, उसका कंसेप्ट पूछा था, ये नहीं कि प्लेन ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया। तो सर अगर हम प्लेन ऑफ रोटेशन चेंज नहीं कर सकते तो प्लेन ऑफ रोटेशन फिक्स है, हाँ, तो ऑब्जेक्ट या तो क्लॉक घूमेगा नहीं तो एंटी क्लॉक घूमेगा, तो थीटा की दो ही डायरेक्शन है, या तो बाहर नहीं तो अंदर, हाँ, तो जिस तरीके से पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में चलता है तो वो या तो आगे चल सकता है स्ट्रेट लाइन में, नहीं तो पीछे चल सकता है, तो उसके मोशन की भी दो डायरेक्शन है, देखो आगे चल रहा है फिर रुक के पीछे चल रहा है, उसी तरीके से क्या यहां पे रोटेशन या तो क्लॉकवाइज होगा नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, बोलो हाँ कि ना, या तो क्लॉकवाइज होगा नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, बोलो हाँ कि ना। तो क्या सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट अ 1D मोशन, अगर इतना तुम्हें फील आ गया ना तो चैप्टर खत्म, क्योंकि सब कुछ हर सवाल में 1D से रिलेट करके करा दूंगा, इसमें हर सवाल। बताओ सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पैरामीटर मतलब थीटा ओमेगा अल्फा का वेरिएशन और फील 1D मोशन में लीनियर पैरामीटर मतलब वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन जैसा होता है, सेम रिलेट करेंगे सर्कुलर मोशन का एंगुलर पैरामीटर 1D के लीनियर पैरामीटर से, सेम रिलेट करेंगे, सेम रिलेट करेंगे। अब चलो हम बात करते हैं एंगुलर स्पीड की, है ना, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, ये है ना, एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। ये डेफिनेशन है क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को ऐसे हम, अच्छा पोजीशन हम रेफरेंस पॉइंट कहां लेते हैं, ओरिजिन, याद रखिएगा। इसमें एक और चीज बाय डिफॉल्ट हम कंसीडर करते हैं, रेफरेंस आपका सेंटर होता है, रेफरेंस आपका कहां होता है, सेंटर, सेंटर, हम ओरिजिन कहां पे लेते हैं, सेंटर पे लेते हैं। और मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अभी पार्टिकल कहीं यहां पे है, तो उसका एंगुलर पोजीशन हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे कि एंगुलर पोजीशन उसकी क्या है, थीटा है, लेकिन इसकी पोजीशन वेक्टर हम सिंपल बोलते हैं, मतलब लीनियर पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो लीनियर पोजीशन एक्स पोजीशन पे हम क्या बोलेंगे, एक्स को क्या बोलेंगे, आर कॉस थीटा आई कैप, एंड वाई पोजीशन क्या होगी, आर साइन थीटा जे कैप। तो इसका पोजीशन वेक्टर जनरली हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप से लिखते हैं, हाँ सर लिखते हैं। तो एक्स को लिखेंगे आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर
साइन थीटा जे कैप। क्या इसमें कोई दिक्कत है? देखो ना, आर साइन थीटा जे कैप आर कॉस थीटा आई कैप, आर कॉस। कैसे आया ये समझ में आया? सर ये एंगुलर टर्म नहीं है, ये लीनियर पोजीशन है, ये लीनियर पोजीशन है बेटा, लीनियर पोजीशन, लीनियर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन तो होगी थीटा, एंगुलर पोजीशन तो होगी थीटा, लीनियर पोजीशन। गूप्स बूम्स, समझ में आई ये चीज? समझ में आया चीज? इतना समझना ना बहुत जरूरी था। चलो अब हम समझते हैं एंगुलर वेलोसिटी। स्पीड नहीं भाई, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा बेटा? अब बात तो एंगुलर है, तो एंगुलर मतलब एंगल से रिलेटेड होगा। और क्या बोल रहा हूं मैं? वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी सबसे पहली बात दो टर्म में डिफाइन करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम टी। इन टाइम टी का मतलब है, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते, ओमेगा एवरेज। ओमेगा एवरेज होगा फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब टोटल चेंज इन एंगुलर पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये होता है ओमेगा एवरेज। ओमेगा एवरेज को बक्सा कंसेप्ट से ऐसे भी निकाल सकते, ओमेगा इंटू डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है ना। किसी स्टैंड पे ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या होगा? ओमेगा इंस्टेंटेनियस होगा रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन डिवाइडेड बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी, ये वेक्टर है। अच्छा, इसकी भी ओनली दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, ओनली टू डायरेक्शन, ओनली टू डायरेक्शन। एंटी अप, एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए, एंटी क्लॉक मोशन के लिए ओमेगा कहां होगा आपका? बाहर की तरफ। एंड क्लॉकवाइज मोशन के लिए, क्लॉकवाइज मोशन के लिए ओमेगा कहां होगा आपका? क्रॉस। इसका जो यूनिट होता है आप देख सकते हैं ध्यान से, इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड। यह बताता है हाउ फास्ट एंगल इज चेंजिंग, हाउ फास्ट एंगल इज चेंजिंग एंड वेयर, किसी इंस्टेंट पे एंगल जिस रफ्तार से चेंज हो रहा है उसको एंगुलर स्पीड बोलेंगे। एंड वेयर मतलब ये डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन हो गया। अगर तुमसे बोले कि एंगुलर स्पीड क्या होता है? एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड होता है हाउ फास्ट एंगल इज चेंजिंग, हाउ फास्ट एंगल इज चेंजिंग। इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, एंगल इज चेंजिंग, हाउ फास्ट एंगल इज चेंजिंग। किसी इंस्टेंट पे एंगल किस रेट से चेंज हो रहा है उसको कहते हैं हम एंगुलर स्पीड। उसको क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को एंगुलर स्पीड बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? तो एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर स्पीड इनटू डायरेक्शन। एंड डायरेक्शन में दो ही चीज है, सेंस ऑफ रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज के लिए बाहर, क्लॉकवाइज के लिए अंदर, बस। एंटी क्लॉकवाइज के लिए बाहर, क्लॉकवाइज के लिए अंदर। देखो बेटा, ये है मान लो सर्कुलर पाथ। यहां से पार्टिकल अगर तुम्हारा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा होगा अंदर की तरफ, क्लॉकवाइज मोशन के लिए। और अगर कोई पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका ओमेगा होगा आपका बाहर, एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए। मान लो कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहां था और वो थीटा एंगल घूमा है, मान लो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में थीटा एंगल घूमा, 1 सेकेंड में, 0 से 1 सेकेंड में। और सेम उतना ही एंगल और घूमा अगले 1 और सेकेंड में, 2 सेकेंड में यहां है। सेम उतना ही एंगल और घूमा अगले 1 और सेकेंड में, सेम उतना ही एंगल और घूमा अगले 1 सेकेंड में। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है सर कि ओमेगा कांस्टेंट है? हाँ सर। स्पीड कांस्टेंट है कि डायरेक्शन कांस्टेंट है? सर ओमेगा की स्पीड भी कांस्टेंट है क्योंकि हर 1 सेकेंड में इक्वल एंगल ट्रेवल कर रहा है। हाँ, और इसका ओमेगा की डायरेक्शन कहां है? अंदर की तरफ, क्योंकि ओमेगा तो एक्सेल वेक्टर है। हाँ, तो आप कह सकते हो कि एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और इसी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट से हम डिफाइन करते हैं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर है। यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मैं मोशन पूछूं तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा? मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है, मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? कि सिर्फ मोशन की बात कर रहा हूं तो एंगुलर नहीं बोला, सिर्फ मोशन, तो सिर्फ मोशन का जनरलाइज मोशन समझोगे। और जनरलाइज मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट होता तभी यूनिफॉर्म है। क्या वेलोसिटी वेरिएबल है? सिर्फ वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी, तो मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म।
99% बच्चे को यह कंफ्यूजन रहता है। हम यहां पे यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है सर? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। कैसे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है? तो इक्वल एंगल ट्रेवल कर रहा है हर इक्वल सेकंड में, मतलब ओमेगा यूनिफॉर्म है। हाँ, और डायरेक्शन ओमेगा की तो फिक्स है ना, अंदर की तरफ होगी डायरेक्शन ओमेगा की, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन बोलो सर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब सॉरी क्लॉकवाइज मतलब अंदर की तरफ, क्लॉकवाइज मोशन के लिए अंदर की तरफ, ये फिक्स्ड है, ये भी तो कांस्टेंट है। हाँ, तो इक्वल एंगल इक्वल टाइम में सेम फैशन में चल रहा है, सेम फ्लेवर में चल रहा है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। एंगुलर टर्म इसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट होने का मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन तो कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं। नहीं सर, वेलोसिटी में तो डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, तो मोशन कैसा हुआ? नॉन यूनिफॉर्म। और है कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा लगा सर? कंफ्यूजन हो रहा है? ना 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 बेटा, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। एक सेकंड सुनना, मोशन की यूनिफॉर्मिटी, सिर्फ मोशन की यूनिफॉर्मिटी में पूछा जाए तो एंगल तो नहीं सोचोगे ना, सिर्फ मोशन की यूनिफॉर्मिटी। और मोशन की यूनिफॉर्मिटी वेलोसिटी से सोचेंगे। क्या यहां पे वेलोसिटी वेरिएबल है? वेलोसिटी मतलब लीनियर, सिर्फ वेलोसिटी लिखा हो तो लीनियर, एंगुलर पूछूंगा तो एंगुलर बोलूंगा, तो वेलोसिटी वेरिएबल है। सर कैसे वेरिएबल है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी कैसा है? सर वेरिएबल है। वेलोसिटी कैसा है? वेरिएबल है। तो मोशन कैसा हुआ? नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन ओमेगा की बात करें तो ओमेगा होता है कितना एंगल ट्रेवल किया कितने समय में। सर हर एक सेकंड में सेम एंगल ट्रेवल करा, तो ओमेगा की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और ओमेगा की डायरेक्शन फिक्स्ड। तो मोशन इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एंगुलर मोशन यूनिफॉर्म। लेकिन सिर्फ मोशन पूछूं तो नॉन यूनिफॉर्म। कंफ्यूजन हुआ ना? 99% बेटा कंफ्यूज रहता है, लेकिन समझ कितने को आया वो मेन बात है कि यकीन में आए तो मजा आया कि नहीं, गुम्स बुम्स आया कि नहीं बताओ, गुम्स बुम्स। अगर मैं बोलता हूं एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम इंटरवल इन अ फिक्स डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन फिक्स है भाई? ओमेगा, ओमेगा की बात करो, ओमेगा इन फिक्स डायरेक्शन, तो ओमेगा तो यूनिफॉर्म हो गया। और ओमेगा यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म, सर्कुलर, सर्कुलर मतलब एंगुलर मोशन, यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन। लेकिन सिर्फ मोशन बोलूंगा तो सिर्फ मोशन मतलब जनरल मोशन बात करें तो जनरली तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। बता बता, 99% बच्चे को गलत पता होता है, उसको पता ही नहीं होता, गड़बड़ कर देता है। बता फील आया कि नहीं? बता फील आया कि नहीं? बताओ। वाह यार मजा आ गया भाई। मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, अगर मैं वेलोसिटी पूछूं तो बता वेरिएबल बोलेगा कि कांस्टेंट बोलेगा? डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी वेरिएबल, वेलोसिटी वेरिएबल तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म। और सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूं, एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर, भाई ये लिख ले, कई लोगों को विश्वास नहीं होगा, गूगल कर लेना, गूगल पे कभी कभी तो ठीक देते हैं थोड़ा थोड़ा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सही बता रहा हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों करे? भाई बोल तो रहा है एंगुलर की बात कर रहा है, सर्कुलर मोशन की यूनिफॉर्मिटी है, ओमेगा से देखेंगे, एंगुलर टर्म यूनिफॉर्म है। और मोशन यूनिफॉर्म तब होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलो टाइम हो गया, यहीं तक आज की क्लास रहेगी, फिर आगे हम अल्फा पढ़ेंगे। अल्फा क्या होगी, अल्फा कब आएगी? तो अल्फा तब आएगी, देखना अल्फा कब आएगी। अल्फा मतलब है चेंज इन ओमेगा। ओमेगा में चेंज कैसे हो सकता है? डायरेक्शन चेंज करके हो ही नहीं सकता चेंज। अब सुन, अगर ये तो फील कर गया ना, आज तक कहीं किताब में नहीं लिखा, लिखा भी नहीं है ये, कि हम जब सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो ओमेगा की डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर सकते। सर कैसे नहीं कर सकते हैं? ओमेगा की डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते? नहीं, आज तक कहीं नहीं लिखा है, जाके दिखा दे किसी किताब में लिखा हो तो। मैं आज पढ़ा देता हूं तुमको, मैं आज पढ़ा के और फील दिला दूंगा तुमको, ओमेगा की डायरेक्शन चेंज करना पॉसिबल नहीं है। सर कैसे नहीं चेंज होगी? अभी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ओमेगा अंदर हो जाएगा। सर एंटी क्लॉकवाइज घूमने से पहले उसको रुकना पड़ेगा, और रुक गया तो मोशन खत्म और दूसरा मोशन उसका शुरू होगा। जैसे मैं 1D में चल रहा हूं,
तो इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, रुक के दूसरा मोशन शुरू होगा। देख मैं चल रहा हूं, अब मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करनी है तो मुझे रुकना पड़ेगा, और रुक जाऊंगा तो वेलोसिटी जीरो, मतलब मोशन नहीं है। अब फिर मैं पलटी मारूंगा, फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करूंगा। सेम यहां पर, सेम यहां पर अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते एंटी क्लॉकवाइज घुमा के दिखा। सर ऐसे घूम रहा है ना, रुको रुको मैं घुमा दूंगा, घुमाना। तू पता है लाचार बेबस महसूस करेगा घुमाते हुए। घुमा, कोई चीज बांध ले और घुमा। सर हाँ क्या करना है सर? एंटी क्लॉकवाइज घुमा। चल क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना, घुमा, बांध के किसी चीज को घुमा। क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा। सर घुमा दूंगा, घुमा दूंगा, घुमा दूंगा, घुमा दूंगा। तो घुमा ना, लाचार बेबस महसूस करेगा घुमाते हुए, लाचार बेबस। सर घुमा दूंगा ना, रुको ना। सर रुक गया, घुमाने से पहले रुक जाएगा, देख लेना, घुमाने से पहले रुक जाएगा। लाचार बेबस महसूस करेगा, तू नहीं घुमा पाएगा, नहीं घुमा पाएगा। घुमा, सर घुमा दूंगा, घुमा दूंगा, घुमा दूंगा, ना घूमेगा। रुकेगा तभी घूमेगा। चल बता, गुम्स बूम्स आए कि नहीं?